देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज चला गया, स्क्रीन शेयर हो गया। यस मैम। अच्छा देखो, हम लोगों ने लास्ट जो क्लास में किया था दैट इज प्रोराटा किया था, ठीक है। हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ रहे थे, वहां पर हम लोगों ने प्रोराटा तक कर लिया था। अब हम लोग प्रोराटा के बाद जो है वो करने वाले हैं। यहाँ पर देखो कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के बारे में बोला है। तो हम एक बार बता देते हैं कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है। कॉल्स इन एरियर का मतलब है कि जो शेयर का पैसा मांगा जाता है वो पार्ट पार्ट कॉल किया जाता है। जैसे कि एप्लीकेशन, उसके बाद आता है अलॉटमेंट, उसके बाद आता है कॉल। अब कॉल में बहुत सारा पार्ट हो सकता है, लाइक फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, ठीक है, इस तरह से नाम होता है। तो कंपनी क्या करती है, जिनको शेयर खरीदना है वो अपना एप्लीकेशन का पैसा भर देता है, ठीक है। उसके बाद ये बाकी जो है वो कंपनी कॉल करती है। इसीलिए ये वाला क्या होता है, पहले रिसिप्ट होता है फिर ट्रांसफर होता है, ये इसका एंट्री। और बाकी सबका एंट्री क्या होता है, पहले ड्यू फिर रिसिप्ट एंड ट्रांसफर, है ना। फिर रिसिप्ट एंड ट्रांसफर एक ही बार में हो जाता है, पहले ड्यू हो जाता है फिर रिसिप्ट एंड ट्रांसफर होता है। लेकिन मान लो कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मांग लिया लेकिन शेयर होल्डर ने नहीं दिया, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स। मतलब कॉल्स किया था लेकिन पूरा नहीं हुआ, ठीक है, मतलब दिया नहीं। और कॉल्स इन एडवांस का मतलब कंपनी ने बोला अभी अलॉटमेंट का दो, लेकिन जो शेयर होल्डर था उसने फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल वो अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एडवांस, मतलब अभी भी बोला नहीं है फिर भी दे दिया, इसको बोला जाता है एडवांस। तो एडवांस और एरियर इसका मतलब ये है। अब ट्रीटमेंट क्या होगा देखो, तो सिंपल सा बात है, अगर कॉल्स इन एडवांस है, किसी भी तरह का एडवांस को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी। किसी भी तरह के एडवांस को क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, दो ही चीज तो होता है ना, बोलो क्या होगा, लाइबिलिटी क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट। क्रेडिट। क्रेडिट, लाइबिलिटी क्रेडिट होगा, ठीक है। तो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होगा। और जब कॉल्स इन एडवांस का पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगा, बोलो। पैसा तो हमें मिल रहा है लेकिन वो हमारा मतलब अभी उसका जो है टाइम पीरियड नहीं आया वो पैसा अर्न करने का, इसीलिए हम लोग बोलेंगे वो हमारे लिए लाइबिलिटी, क्योंकि हम लोग एडवांस ले रहे हैं। तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना। और टू क्या हो जाएगा, टू एडवांस, ठीक है। टू कॉल्स इन एडवांस बोलेंगे, यहाँ पर लैंग्वेज लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस, ये हो गया एडवांस का एंट्री। वही चीज यहाँ बोला है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इज क्रेडिटेड विद एंट्री फॉर बैंक अकाउंट, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, तो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होगा। नाउ ये वाला देखो, यहाँ पर कॉल्स इन एरियर अगर होगा तो क्या एंट्री होगा, कॉल्स इन एरियर होगा, ये वाला सॉरी, कॉल्स इन एरियर अगर होगा तो क्या एंट्री होगा, कॉल्स इन एरियर होने से क्या होगा, पूरा का पूरा क्या है, लॉस है। कॉल्स इन एरियर मतलब पैसा मांगा गया बट नहीं मिला तो वो लॉस है, तो कॉल्स इन एरियर क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जिस वजह से पैसा नहीं मिला, मान लो अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, तो जब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किए थे तब क्या एंट्री किए थे बताओ, जब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हुआ था तब एंट्री क्या हुआ था, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू क्या हुआ था, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब जब पैसा मिलने वाला था तो एंट्री होता बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। लेकिन जो पैसा नहीं मिला उसके लिए क्या होगा, उसके लिए एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, है ना। कॉल्स इन एरियर डेबिट, जितना नहीं मिला उसका होगा कॉल्स इन एरियर डेबिट, टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जितना मिला उसके लिए भी अलॉटमेंट का पैसा हम लोग देखो, जैसे 1000 रुपए मिलने वाला था, एग्जाम्पल देखो 1000 रुपए मिलने वाला था, हम लोग को 900 मिला तो कितना नहीं मिला, अगर हम लोग को 900 मिला, एक एग्जाम्पल बोल रहे हैं, अगर 900 मिला कितना नहीं मिला, 100, ठीक है। तो हमारा 100, तो हमारा पूरा का पूरा ही जो है वो रिवर्स हो जाएगा, 1000 का 1000 ही रिवर्स हो जाएगा, लेकिन उसका दो पोर्शन, 900 मिला इसीलिए हम लोगों ने कैंसिल किया, मतलब उसको कैंसिल कर दिया, जो अलॉटमेंट ड्यू अकाउंट हम लोगों ने ओपन किया था, और जो एरियर हो गया उसके वजह से 100 जो है वो कैंसिल हो गया। मतलब एंट्री क्या हुआ, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इसको अगर पार्ट पार्ट लिखे 900 जो हमें मिला इसी वजह से कैंसिल हुआ, दूसरा जो नहीं मिला कॉल्स इन एरियर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो एंट्री ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और अगर पूरा पैसा मिल जाता है तो सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तब कॉल्स इन एरियर भी नहीं होगा, कॉल्स इन एडवांस भी नहीं होगा, ना तो ज्यादा मिला ना तो कम मिला, अगर एकदम सही सही पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा मिलने के लिए, और टू इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, अब देखो इस पे क्या क्वेश्चन दिया, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखो समझ में आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर इलास्ट्रेशन ए, ठीक है, क्या दिया है, श्रेयस लिमिटेड डिड नॉट रिसीव फर्स्ट कॉल ऑन 10,000 इक्विटी शेयर। श्रेयस लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, उसने शेयर इशू किया था, उनको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, कितने शेयर पे, 10,000 इक्विटी शेयर पे एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर, विच वाज ड्यू ऑन 1/7/2022,
2020, मतलब 1 जुलाई 2020 को ड्यू हुआ था। ड्यू क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन को छोड़ के सारा का सारा जो एंट्री है पहले ड्यू होता है। तो बोलो पहले ड्यू का एंट्री बता सकते हो क्या होगा? एंट्री बोला नहीं, हम एक बार पूछ रहे, बोलो यहाँ पर ड्यू का एंट्री क्या होगा? जब इन लोगों ने, ये श्रेयस लिमिटेड ने फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू किया होगा, तब एंट्री क्या किया होगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या किया होगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल, ठीक है। वो उसने ड्यू किया होगा जितने शेयर पे पैसा मिलने वाला था। जैसे यहाँ पर 10,000 का दिया है तो 30,000 मिलेगा, ऐसा उसने सोचा था, वही तो ड्यू एंट्री होता है। मतलब ड्रीम जो ये कंपनी सोच रहा है, जो सपना है उसका कि 30,000 उसको मिल जाए ड्यू टू फर्स्ट कॉल, ठीक है। और जब रिसीव होता है तो वो क्या एंट्री करता है? अभी तो मैंने दिखाया अलॉटमेंट का, सबका तो सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। लेकिन जब बैंक अकाउंट डेबिट करने गया तो ये 10,000 इक्विटी शेयर पे जो 3 करके 30,000 मिलने वाला था वो नहीं मिला, ठीक है। और ये कब ड्यू हुआ था? 1/7/2020 को मिलना चाहिए था। ड्यू मतलब इस डेट पे मिलना चाहिए था, तो इस डेट पे नहीं मिला। तो नहीं मिलने पे कंपनी बैंक अकाउंट डेबिट तो नहीं करेगी, क्या करेगी? बोलो नहीं मिलने पे क्या करेगी? अभी सिखाया मैंने। नहीं मिलने पे क्या? अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कॉल्स शेयर इन फर्स्ट कॉल। एरियर, हाँ। नहीं मिलने से नाम क्या होता है? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स जो कि एरियर है, मतलब बाकी है। कितना पैसा नहीं मिला? 30,000 नहीं मिला। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना हो जाएगा? बोलो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना होगा? 30,000 ही होगा ना। 30,000 नहीं मिला, लेकिन ये मिला, बाद में मिला, ठीक है। ऑन दैट मोमेंट नहीं मिला 1/7/2020 को, लेकिन मिला 1/4/2021 को, मतलब 2021 में मिला। आगे देखते क्या बोल रहा है। ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट एंड जर्नलाइज द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी ऑन 1/7/2020 को ये वाला एंट्री होगा कि पैसा नहीं मिला। और 1/4/2021 को कौन सा एंट्री होगा? 1/4/2021 को एंट्री होगा कि पैसा मिला। ये देखो पैसा मिल गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कैसे होगा? टू इक्विटी शेयर कॉल इन फर्स्ट, एरियर। हाँ देखो पहले इन्होंने जब ड्यू किया था तब किया था इक्विटी शेयर सॉरी फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद जब पैसा नहीं मिला तो कॉल इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो बेसिकली फर्स्ट कॉल तो गया, बचा क्या है? कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिल गया तो कहां पर किसको क्लोज करे? पैसा मिल गया तो एरियर अकाउंट तो अब रखना इनवैलिड है। अगर मुझे पैसा मिल गया तो मेरा एरियर अकाउंट तो बचा नहीं अब मेरे अकाउंटिंग सिस्टम में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टू कॉल्स इन एरियर, है ना। टू कॉल्स इन एरियर 30,000, तो क्या हो गया? ओवरऑल एंट्री क्या हो गया? देखो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर भी गायब हो गया। बचा क्या? मतलब अगर नेट एंट्री देखो तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यही तो करना था। क्योंकि बिजनेस में कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री क्या होता है? कैश टू कैपिटल। उसके जगह हुआ बैंक, कैपिटल का नाम क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल। ये चीज तो हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज हमें करना है कि दो एंट्री करने बोला है। जुलाई में क्या एंट्री होगा और अप्रैल में क्या एंट्री होगा, तो इसका ये एंट्री होगा, ठीक है। एकदम छोटा सा था ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं फ्रेशली एंट्री क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का तुम लोग भी अपने कॉपी में लिख लो। एक तो 1/7/2020 को होगा जब पैसा नहीं मिला तो कंपनी एंट्री कर रही है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग हमेशा कंपनी का ही एंट्री करेंगे। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 30,000 नहीं मिला था टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन एरियर हुआ और 1/4/21 को मिल गया तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिल गया। और नहीं मिलने पे कॉल्स इन एरियर ओपन हुआ था तो अब मिल गया तो कॉल्स इन एरियर को खत्म कर देंगे 30,000। एडमिट ही तो किया, क्या हो गया? गुड इवनिंग नील, गुड इवनिंग रोशनी। गुड इवनिंग मैम। अच्छा अब देखो ये 8th नंबर वाला तो मैंने बता दिया कैसे होगा।
अच्छा अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस, ये थोड़ा सा हमें थियोरिटिकली याद रखना है। क्या याद रखना है? रेट सिर्फ याद रखना है, बाकी हम लोग को समझ में आता ही है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कब होता है? जब शेयर होल्डर को पैसा मांगा गया बट शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, ठीक है, तो कौन किस पे इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है? तुम लोग बताओ, मतलब ऐसे ही बताओ, हम लोगों ने अभी थ्योरी नहीं पढ़ा है, फिर भी तो तुम लोग बोल सकते हो। अगर इंटरेस्ट चार्ज होगा तो कौन किससे मांगेगा? कंपनी शेयर होल्डर से मांगेगा कॉल इन कंपनी, एडवांस। हाँ। गुड इवनिंग नताशा। तो अगर देखो, इंटरेस्ट किसको देना पड़ता है? जिससे गलती होता है, अगर कॉल्स इन एरियर का पैसा मांगा गया, किससे मांगा गया होगा? शेयर होल्डर से मांगा है। किसने मांगा है? कंपनी ने मांगा है। लेकिन शेयर होल्डर डिले किया है, जिस टाइम पे देना है नहीं दिया है, तो कंपनी बोल रही है ठीक है नहीं दिया, बाद में दोगे लेकिन हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा किसको? शेयर होल्डर को। तो देखो ये बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इट इज पेबल बाय शेयर होल्डर। शेयर होल्डर किसको देगा? कंपनी को देगा। ऑन द कॉल्स ड्यू बट रिमेनिंग अनपेड, मतलब कॉल्स कर दिया गया है बट अनपेड है, तो कंपनी बोलेगी हम जो पैसा रिसीव करेंगे उसमें इंटरेस्ट भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा, वो डिपेंड करेगा, लेकिन रूल्स है कि जोड़ सकते हैं। लेकिन कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग ले सकते हैं, सॉरी कितना परसेंटेज, तो टेबल एफ है, ठीक है, मतलब कंपनी अकाउंट्स के हिसाब से टेबल एफ है, वहां पर मैक्सिमम कितना एक कंपनी इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है? 10%। ये थियोरिटिकली तुम लोग याद रखो, ये रेट जो है ये पूछ सकता है, ठीक है। तो 10% चार्ज कर सकता है कंपनी मैक्सिमम, ठीक है, इससे कम भी कर सकता है। तो कहां पर लिखा हुआ है? टेबल एफ में, ठीक है। अच्छा अब इधर देखो, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस कौन किसको करेगा? शेयर होल्डर को मांगा गया था सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट का पैसा। एप्लीकेशन तो देना ही पड़ेगा, अदरवाइज शेयर होल्डर कैसे बनोगे? अलॉटमेंट का पैसा मांगा गया, लेकिन उसने कॉल का पैसा भी दे दिया, ऑन दैट मोमेंट कॉल का पैसा भी दे दिया, एडवांस कर दिया। तो बोलो कौन किसको इंटरेस्ट देगा? क्या लगता है तुम लोग को, कौन किसको इंटरेस्ट कंपनी देगा? शेयर होल्डर को देगा। कंपनी शेयर होल्डर को देगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा आ गया, ठीक है, जो टाइम से पहले आ गया, जो एडवांस लेता है, जिसका लाइबिलिटी होगा उसी को तो देना पड़ेगा। ये देखो, इट इज पेबल बाय द कंपनी टू शेयर होल्डर ऑन द कॉल मनी रिसीव्ड इन एडवांस बट नॉट येट ड्यू, मतलब अभी तक टाइम नहीं आया है बाकी पैसा मिलने का, लेकिन इन्होंने एडवांस ले लिया, मतलब उन्होंने शेयर होल्डर ने दिया तो इन्होंने रिसीव कर लिया। अगर रिसीव कर लिए हो तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैक्सिमम कितना देना पड़ेगा? 12%, ठीक है। तो ये भी टेबल एफ के हिसाब से है। तो एक चीज याद रखो, कंपनी जब देती है शेयर होल्डर को, जो कि कॉल्स इन एडवांस पे होता है, वो ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जब शेयर होल्डर से डिमांड किया जाता है वो कम होता है, 10%, ठीक है। ये देखो, ये 12% किया गया है, यहाँ पर ये 10% किया गया है, ठीक है। तो ये इस तरह से याद रख सकते हो कि ये 10 है और ये 12 है। अच्छा अब कैसे कैलकुलेट करें? मतलब इंटरेस्ट तो दे देंगे, इंटरेस्ट के लिए कैसे होगा? जैसे मान लो 10,000 रुपए बाकी रखा है, ये कॉल्स इन एरियर बता रहे, 10% देना पड़ेगा, लेकिन कितने टाइम का देना पड़ेगा वो टाइम भी हमें देखना पड़ेगा। मतलब टाइम कैसे होगा? जैसे मान लो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन में देखो, कब ड्यू किया गया, मतलब 1/7/2020 को ये एंट्री हुआ कि पैसा नहीं मिला, मतलब इस डेट को पैसा मिलने वाला था, लेकिन पैसा यहां पर मिला, ठीक है, इस डेट को पैसा मिलने वाला था, पैसा यहां पर मिला, तो जितना टाइम पीरियड डिले हुआ, ये देखो यहां पर लिखा हुआ है, फ्रॉम द डेट कॉल मनी वाज ड्यू टू द डेट मनी इज फाइनली रिसीव्ड। तो यहां से लेके यहां तक बता सकते हो कितना टाइम पीरियड होता है? यहां से लेके यहां तक इस क्वेश्चन पे बता सकते हो कितना टाइम पीरियड होगा? जुलाई पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, है ना, अप्रैल का तो 1 तारीख है, कितना होता है बताओ? मेरा तो 9 मंथ्स आ रहा है, बोलो 9 9 मंथ। मंथ, 9 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जबकि इस क्वेश्चन में नहीं दिया था, हम जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, तो 9/12 इतने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट होगा, और रेट क्या होगा बोलो? कॉल्स इन एरियर पे रेट क्या होगा? अभी बताया, एक 10 था एक 12 था, कौन सा होगा यहाँ पर? 10%। 10%। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, जितना आएगा उतना इंटरेस्ट होगा। तो ये पीरियड कंसिडर्ड वही बता रहा है। अच्छा अब एडवांस के केस में क्या होगा? फ्रॉम द डेट मनी वाज रिसीव्ड टू द डेट टू द डे कॉल वाज फाइनली मेड ड्यू। इसका मतलब ये देखो, मतलब मान लो कि पैसा मांगा गया था 1 जुलाई को, यहां पर जैसे एग्जांपल है, ठीक है, पैसा बोला था 1 जुलाई को देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, या फिर ऐसे देखते हैं, चलो 1 जनवरी 2020 को अलॉटमेंट का पैसा मांगा गया, और कंपनी का डिसीजन ये है कि 1 मार्च 2020 को ये यहाँ पर अलॉटमेंट लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ये फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी, ये इसका डिसीजन है। लेकिन
कोई एक शेयर होल्डर है या फिर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जिन्होंने अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, ठीक है, जबकि देना था इतने टाइम बाद, तो ये जो इतना टाइम पहले दे दिया, ठीक है, देना था 1 मार्च को, दे दिया 1 जैन को, तो कितना टाइम पीरियड होता है ये दोनों के बीच में? जैन पूरा, फेब पूरा, तो 2 मंथ्स। 2 मंथ। तो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है कंपनी उसको देगी कॉल्स इन एडवांस पे। ये देखो, फ्रॉम द डेट मनी वाज रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड कब हुआ? विथ अलॉटमेंट हो गया 1 जैन को, टू द डे कॉल वाज फाइनली मेड ड्यू, जबकि पैसा देना था 1 मार्च को, ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है उसके ऊपर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा, ये हो गया दोनों का डिफरेंस। अच्छा, ये लास्ट पॉइंट देखो, डायरेक्टर्स हैव ए राइट टू वेव ऑफ सच इंटरेस्ट इन इंडिविजुअल केसेस एट देयर ओन डिस्क्रिएशन, ठीक है, मतलब अगर डायरेक्टर चाहे तो ये इंटरेस्ट जो है वो वेव्ड मतलब छोड़ सकती है, इंटरेस्ट का पैसा नहीं भी मांग सकती, वो डायरेक्टर का अपना डिसीजन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इंटरेस्ट लेना ही पड़ेगा। अगर डायरेक्टर को ऐसा लगता है नहीं हम अपने शेयर होल्डर से किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो वो उसका डिसीजन है, वो कर सकती है ऐसा काम, ठीक है। अच्छा, शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी डिविडेंड ऑन कॉल्स इन एडवांस। अच्छा देखो, कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, लेकिन हम ज्यादा पैसा दे दिए, मान लो मुझे अलॉटमेंट में 10 रुपए देना था, फर्स्ट कॉल में 2 रुपए देना था, मैंने क्या किया, पहले ही 12 रुपए दे दिया, तो हम ये नहीं बोलेंगे, इस बीच में अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो हम ये नहीं बोलेंगे मुझे 12 रुपए पे डिविडेंड दो, नहीं, वो मेरा मन था, मैंने एक्स्ट्रा दे दिया, मुझे इंटरेस्ट मिल सकता है इस पे, लेकिन डिविडेंड एडवांस पे कभी नहीं मिलेगा। डिविडेंड अगर ऑन दैट मोमेंट डिक्लेयर होता है तो सिर्फ 10 रुपए पे ही मिलेगा। डिविडेंड हमेशा पेड अप शेयर कैपिटल पे मिलता है, ठीक है, पेड अप पे मिलता है, एडवांस पे नहीं मिलता है। वैसे पे तो 12 रुपए कर रखा है, लेकिन 12 रुपए पे नहीं मिलेगा क्योंकि 2 एडवांस है ना, तो पेड अप कैपिटल यहाँ पर कितना मानेंगे, जो टाइम के साथ पेड है, ठीक है, दैट इज 10 रुपीज। ये 2 रुपीज जो है एडवांस पेड है, इस पे कभी भी हम लोग डिविडेंड नहीं मांग सकते कंपनी से, ये एक बता रखा है। दूसरा, ये दोनों ही क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, तो एक केस में क्या होगा, देखो, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर एंड इज क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज इनकम। ऑब्वियस सा बात है कि अगर कंपनी कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट ले रही है तो कंपनी का वो अर्निंग है, इसीलिए पीएल में क्रेडिट होगा, और कंपनी अगर कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट दे रही है तो वो कंपनी का खर्चा है, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा, पीएल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट बीइंग एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी, एक जगह पे इंटरेस्ट अर्निंग होगा और एक जगह पे इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस होगा, तो समझ में आ रहा है, अगर कंपनी इंटरेस्ट दे रही है तो एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ले रही है तो वो अर्निंग है, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे। रश्मि लिमिटेड issued at par 1 lakh equity share of 10 each, payable 2.50 on application, 3 on allotment, 2 on first call and balance on final call, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है देखो, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। रश्मि लिमिटेड जो है ये है, सपोज रश्मि लिमिटेड, हम RLT लिख देते हैं, RLTD, ठीक है। रश्मि लिमिटेड, इन्होंने क्या किया है, 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किया है, इशू 1 लाख इक्विटी शेयर, और एक एक शेयर का प्राइस कितना रखा है, 10, ठीक है। अब पेबल कैसे है, एप्लीकेशन में कुछ देना पड़ेगा, अलॉटमेंट में देखो, एप्लीकेशन में कितना 2.50, अलॉटमेंट में 3, 2.50 अलॉटमेंट में 3। अच्छा, उसके आगे क्या बोल रहा है, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में 2, ये फर्स्ट कॉल है, ठीक है। और बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, तो बोलो फाइनल कॉल में कितना होगा, शेयर का टोटल कितना है, 10, ये तो क्वेश्चन में बताया ना, ये देखो शेयर का 10 है, तो बैलेंस निकालेंगे तभी पता चलेगा फाइनल कॉल का कितना होगा, बोलो कितना, 2.5, 3 + 2, 7.5, 7.5 हो रहा है, तो बैलेंस कितना हो रहा है, 10 - 7.5 कर दो, पता चल जाएगा 2.50, 2.5 रुपए हो जाएंगे फाइनल कॉल के लिए। अच्छा, आगे पढ़ो। ऑल द शेयर्स वेर फुल्ली सब्सक्राइब्ड, मतलब 1 लाख का 1 लाख शेयर ही जो है इशू हुआ था, ये इतना ही सब्सक्राइब्ड भी हो गया है, ठीक है, सब्सक्राइब्ड भी इतना ही हुआ, मतलब फुल सब्सक्राइब। और 3 तरह का सब्सक्रिप्शन होता है ना, फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर, अंडर, यहाँ पर फुल सब्सक्रिप्शन है। All the shares were fully subscribed. Mr. Nair, who held 10,000 shares, paid full remaining amount on first call itself, ठीक है। मिस्टर नायर जो है, जिनके पास 10,000 शेयर है, उन्होंने क्या किया, पूरा पैसा ही दे दिया, फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। अच्छा, तो देखो मिस्टर नायर, यहाँ पर मिस्टर नायर बना लेते हैं। इनके पास कितना सारा शेयर है, इनके हाथ में बना देते हैं, 10,000 शेयर है इनके पास, ठीक है, 10,000 शेयर है, पेड फुल
पेड फुल, पूरा ही दे दिया, रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ, फर्स्ट कॉल के साथ ही पूरा पैसा दे दिया, ठीक है। इस लाइन का मतलब देखो, इस लाइन का मतलब है पेड फुल, पूरा पेमेंट कर दिया, रिमेनिंग अमाउंट जो भी बाकी था ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ, फर्स्ट कॉल के साथ पूरा अमाउंट ही पे कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या एडवांस किया होगा, अगर फर्स्ट कॉल के साथ पूरा अमाउंट पे कर दिया ये बताया जा रहा है, तो बोलो कौन सा अमाउंट को एडवांस किया होगा? फाइनल कॉल। फाइनल कॉल को, क्योंकि फर्स्ट कॉल के साथ अगर कुछ दे रहे हैं तो क्या दे सकते हैं, ऑब्वियसली एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो नहीं होगा, वो तो आगे चला गया। तो फर्स्ट कॉल के साथ अगर कुछ बाकी है वो पूरा कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन जैसे देना है वैसे दिया होगा, ठीक है, अलॉटमेंट जैसे देना है वैसे दिया होगा। लेकिन फर्स्ट कॉल जब पेमेंट किया तब 2 और प्लस 2.50 कर दिया, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ दे दिया, तो इन्होंने कॉल्स इन एडवांस किया। अच्छा, उसके बाद the final call which was made after 3 months from the first call was fully paid except a shareholder having 1000 shares who paid his due amount after 2 months along with interest on calls in area। बोल रहा है कि फाइनल कॉल जो है वो करना था 3 months from first call, फर्स्ट कॉल करने के बाद आफ्टर 3 months जो है फाइनल कॉल करना था, ठीक है। लेकिन इन्होंने, इसका मतलब मिस्टर नायर को जो इंटरेस्ट मिलेगा एडवांस करने पे वो कितने टाइम के लिए मिलेगा बताओ? फर्स्ट कॉल करने के 3 महीने बाद अगर फाइनल कॉल का कॉलिंग करना था, 3 मंथ्स का, ठीक है। मिस्टर नायर को जो इंटरेस्ट मिलेगा, इनको इंटरेस्ट मिलेगा, इन्होंने एडवांस किया ना, कितने टाइम पीरियड के लिए मिलेगा? 3 मंथ्स के लिए मिलेगा, क्योंकि 3 महीने बाद कंपनी को जो पैसा मिलने वाला था वो उन्होंने 3 महीने पहले दे दिया, तो इनको इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि 3 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल वॉज फुल्ली पेड। अच्छा, सबने फर्स्ट कॉल दे दिया except a shareholder having 1000 shares who paid his due amount after 2 months along with interest on calls in area। एक शेयर होल्डर है जिनके पास 1000 शेयर्स है, नाम नहीं बताया, एक शेयर होल्डर है इनके पास 1000 शेयर्स है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। वही बोल रहा है, देख लेते एक बार, द फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम फर्स्ट कॉल वॉज फुल्ली पेड। फाइनल कॉल सबने दे दिया बस। अच्छा, इन्होंने फाइनल कॉल नहीं दिया, तो इन्होंने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल वो भी दे दिया, ठीक है, लेकिन फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी कॉल इन एरियर है, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। और ये फाइनल कॉल का पैसा उन्होंने 2 महीने बाद दिया, वो भी इंटरेस्ट के साथ 2 महीने बाद दिया। तो बोलो कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा इस शेयर होल्डर पे? नाम नहीं, 2 मंथ्स का, ठीक है। तो ये भी दे दिया, ये भी दिया, बट ये जो 2.50 ये नहीं दिया, ये दिया आफ्टर 2 मंथ्स, तो इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, इंटरेस्ट लगेगा, देखना पड़ेगा कितना, और इस पे कितना होगा, एट द रेट ऑफ 12%, कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इस पे एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। कंपनी ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू मिस्टर नायर, गिव जर्नल इंटरेस्ट टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन। अच्छा, कंपनी इंटरेस्ट देगी, ये बात क्लियर कर दिया गया है, हमें जर्नल एंट्री पास करवाना है, ठीक है। तो हम लोग ये वाले पेज में कर लेते हैं। अच्छा, पहला, सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, बोलो एंट्री क्या होगा, एप्लीकेशन का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बोलो एप्लीकेशन का कितना मिलेगा, कितना शेयर है, कितना शेयर सब्सक्राइब हुआ है, यहां से ही तो पता चल जाएगा कितना शेयर सब्सक्राइब हुआ है, 1 लाख, और सबने ही एप्लीकेशन का पैसा दिया है। देखो बाकी किसी के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब किसी ने गड़बड़ नहीं किया है, बस मिस्टर नायर और ये एक शेयर होल्डर है, एक ने एडवांस किया है, हाँ 2,50,000। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल 1 लाख शेयर है, और सभी से हम लोग को एप्लीकेशन मिल चुका है, ठीक है। एप्लीकेशन नहीं मिलने से तो यहाँ पर उनका एंट्री नहीं होगा, तो 1 लाख इंटू 2.5, 2,50,000। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसे ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर का एंट्री क्या होगा बताओ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हम थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहे हैं, बट तुम लोग पूरा लिख लेना, ठीक है। अच्छा, जैसे ही एप्लीकेशन का हो गया, अब कंपनी क्या करेगी, अब कंपनी पहले ड्यू करेगी, पहले टाइम देना पड़ता है, अलॉटमेंट का पैसा इतने तारीख के अंदर दे दो, इस तरह से कंपनी को बताना पड़ता है। तो कंपनी पहले अपना ड्यू करेगी, ठीक है, कि मुझे अलॉटमेंट में इतना पैसा मिलेगा, ये कंपनी सोचेगी। तो कंपनी क्या लिखेगी, इक्विटी शेयर, अभी तक तो याद हो जाना चाहिए, बोलो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू क्या होगा, करेक्ट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
कितना पैसा कंपनी को मिलेगा, जितना शेयर सब्सक्राइब हुआ है, ये तो कंपनी सोच रही होगी। जब रिसीव करने जाएगी तब पता चलेगा किसने नहीं दिया, किसने एडवांस दिया, वो तो जब रिसीव होगा तब पता चलेगा, अभी कैसे पता चलेगा। अलॉटमेंट का कितना है 3 रुपीज, तो 3 रुपीज से एंट्री कर दो यहाँ पर, इंटू 3, 3 लाख, 3 लाख। 3 लाख। अच्छा, उसके बाद पूरा पैसा मिला, बोलो क्या अलॉटमेंट में किसी ने गड़बड़ किया, चेक करो। दो जन के बारे में इंडिविजुअल बताया, बाकी किसी ने भी कुछ नहीं किया, सबने पैसा दे दिया है, अपना टाइम पे दिया, ठीक है, ना एडवांस किया ना एरियर किया, ठीक है। तो हमें पैसा मिल गया, कंपनी अपना बैंक अकाउंट डेबिट कर लेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3 लाख। अच्छा, अब नेक्स्ट कौन सा पैसा ड्यू होगा, अलॉटमेंट के बाद कौन सा लिखा हुआ है वही लिखना पड़ेगा हमें, जैसे जैसा लिखा हुआ होता है क्वेश्चन में वही फॉलो करना है। फर्स्ट कॉल, ठीक है, फर्स्ट कॉल लिखेंगे, तो फर्स्ट कॉल भी कंपनी ड्यू करेगी, तो क्या एंट्री होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कंपनी ड्यू कितना करेगी, जितना शेयर सब्सक्राइब है, तो 1 लाख पे फर्स्ट कॉल का कितना मिलेगा कंपनी को, 1 लाख पे 2 रुपए मिलेगा, ये कंपनी का सोचना था। अब देखते हैं आगे क्या हुआ है। कंपनी को ये लगा कि मुझे 2 लाख मिलेगा क्योंकि मेरा 2 लाख शेयर सब्सक्राइब हुआ है। अब देखते हैं क्या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, ये देखो यहाँ पर देखते हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम हुआ है। प्रॉब्लम मतलब क्या कि एक शेयर होल्डर है मिस्टर नायर बोल के, उन्होंने फर्स्ट कॉल के साथ फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया, ठीक है, मतलब फर्स्ट कॉल में एक एडवांस पैसा भी आया है, ठीक है, बाकी तो पैसा मिला है, बाकी सभी से पैसा मिला है। तो कंपनी जब एंट्री करेगी तो क्या लिखेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, सभी से पैसा मिला, 1 लाख इंटू 2 लाख। अच्छा, यहाँ पर 1 लाख इंटू, अच्छा ये लिख लेते हैं एक बार, चलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना होगा बोलो, 2 लाख। 2 लाख की कंपनी क्या करेगी, जितना ड्यू की थी पूरा मिल गया, उसको कैंसिल कर दी। लेकिन यहाँ पर कंपनी को और एक पैसा भी मिला जो लाइबिलिटी है, उसको क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एडवांस, है ना, कॉल्स इन एडवांस लिखेंगे। कितना एडवांस मिला, किसने किया, एक शेयर होल्डर मिस्टर नायर जिनके पास 10,000 शेयर्स था और उन्होंने फाइनल कॉल एक्स्ट्रा दिया। तो कितना पैसा दिया होगा, 10,000 शेयर पे 2.5 रुपए करके, कितना एक्स्ट्रा दिया होगा, 25,000। हाँ, 10,000 इंटू 2.5, 25,000, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैंक अकाउंट डेबिट है इसका अमाउंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर लिख देते 25,000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 लाख, ये 25 कर दो, ठीक है, 2,25,000 ये रिसीव हुआ। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा देखो, यहाँ पर ही करके दिखाते हैं, समझने में आसानी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फाइनल कॉल ड्यू होगा, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो फाइनल कॉल में कितना पैसा मिलेगा, जितना शेयर सब्सक्राइब्ड है, 1 लाख इंटू कितना होगा, ड्यू तो कंपनी उतना ही करेगी, 1 लाख इंटू 2.5। हाँ, ये देखो ड्यू कंपनी उतना ही करेगी। और एक स्लाइड ही निकाल लेते हैं। सात नंबर एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो फाइनल कॉल मुझे पहले किसी ने एक्स्ट्रा दे रखा है बोल के मेरा ड्यू अमाउंट कुछ चेंज नहीं होगा। ड्यू मतलब क्या, मुझे कितना मिलना चाहिए, तो जितना मिलना चाहिए उतना ही मिलेगा। मान लो मुझे किसी से 100 रुपए मिलेगा हर मंथ, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, किसी एक मंथ में मुझे 200 रुपए दे दिया, तो इसका मतलब मुझे एक्स्ट्रा थोड़ी ना मिल रहा है, इसका मतलब मुझे नेक्स्ट मंथ में वो 100 रुपए नहीं देगा, तो मुझे जो मिलना है वही मिलेगा, लेकिन जो टाइमिंग्स है वो चेंज होता है, उसकी वजह से ड्यू अमाउंट नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो कितना मिलेगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अच्छा, यहाँ पर 1 लाख शेयर जो है वो सब्सक्राइब हुए हैं, फाइनल कॉल 2.5 रुपए करके है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना होगा, 2,50,000, ठीक है। लेकिन जब पैसा लेने गए तब दो चीज हुआ, एक तो
एक शेयर होल्डर है, नाम तो नहीं पता, उन्होंने फाइनल कॉल नहीं दिया, तो वो कॉल्स इन एरियर होगा। कितना होगा कॉल्स इन एरियर का अमाउंट, ये दोनों मल्टीप्लाई करने से ही पता चलेगा। कॉल्स इन एरियर इतना होगा 2500। 2500। और एक जो है जिन्होंने पहले से ही दे रखा था, कितना दे रखा था 25,000, वो नहीं मिलेगा। नॉर्मल सा बात है ना, जिसने एडवांस दे दिया वो और नहीं देगा, और जिसने नहीं दिया उसका भी एंट्री करना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, पहले बैंक अकाउंट का एंट्री नहीं, मतलब अमाउंट नहीं लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं मिला उसको क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर। कितना नहीं मिला, 1000 शेयर था शायद जिनसे नहीं मिला, देख लेते हैं। ये देखो मैंने ड्रॉ करके रखा है, 1000 इंटू 2.5, ये नहीं मिला तो ये लॉस है कंपनी के लिए। तो कितना होगा 2500, ठीक है। और जो मिल गया ये देखो, जो एडवांस हुआ वो लाइबिलिटी था। अब टाइम जब आ गया तो उसको हम एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। मुझे पहले मिल गया था, कितने टाइम पहले मिला मुझे, ये 3 मंथ्स पहले मिला था, ठीक है। लेकिन जब 3 मंथ्स हो गया कंप्लीट, जब 3 मंथ्स आ गया, आफ्टर 3 मंथ्स मुझे क्या करना पड़ेगा, उस लाइबिलिटी को कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो टाइम आ गया है रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने का, क्योंकि तब मैंने एज ए एडवांस रिकॉर्ड किया था, अभी मुझे रिकॉर्ड करना है एज ए इनकम, क्योंकि इनकम ये 3 मंथ्स बाद ही होने वाला था, जो कि पहले हो गया, इसीलिए लाइबिलिटी रिकॉर्ड किया था। अब ये लाइबिलिटी क्या बनेगा, मेरा अर्निंग बनेगा। तो लाइबिलिटी अगर मेरा अर्निंग बनेगा, पहले लाइबिलिटी को कैंसिल करेंगे, तो कॉल्स इन एडवांस क्या था, क्रेडिट था, इसको अगर कैंसिल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस कितना दिया था उन्होंने, 10,000 पे 2.50 कितना दिया था 25,000, ठीक है। और 2 यहां पर क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। जितना डेबिट होता है ना उतना ही हमेशा क्रेडिट होना चाहिए, 2,50,000। अब बोलो बैंक अकाउंट में कितना दिखेगा, नॉर्मल सा बात है, बैंक अकाउंट में 2,50,000 में, 2,22,500। हाँ 2,22,500। ये कैसे आएगा, ये देखो 2,50,000 मिलेगा, ये हमें पता था, लेकिन 25,000 पहले से ही मिल चुका था, तो ये क्यों मिले, ये तो नहीं देगा ना, वो तो पहले ही दे रखा था। और 2500 मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि उसने कॉल्स इन एरियर किया है, एक ने कॉल्स इन एरियर किया, एक ने पहले से दे रखा था, तो अभी नहीं देगा। तो ये एडजस्ट कर लो, या फिर तुम लोग लेजर को बैलेंस करोगे तो भी तुम लोग को मिलेगा, लेकिन लॉजिक तो समझ लो कि लॉजिक क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये 2,22,500 हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ये एक आ जाएगा 2,22,500, या फिर ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल 1 लाख शेयर्स है, जिसमें से कितने शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं मिलेगा, एक सॉरी फाइनल कॉल नहीं मिलेगा, एक तो 1000 शेयर पे नहीं मिलेगा, और एक 10,000 पे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि 10,000 पे ऑलरेडी मिल चुका है, 1000 वाला नहीं दे पा रहा है, तो 11,000 पे अभी नहीं मिलेगा। तो कितने सारे शेयर का अभी मुझे पैसा मिलेगा, 1 लाख माइनस 11,000, किसी भी तरह से कर सकते हो, 89,000। और कितना है एक एक शेयर का फाइनल कॉल का वैल्यू 2.5 एट द रेट ऑफ 2.5 करके देखो कितना आता है, इंटू 2.5 करके देखो 2,22,500 आता है, चेक करके देखो। दोनों में से कोई भी एक तरीके से कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया, यस मैम। अच्छा। अब देखो यहाँ पर हमें बोला है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का जो है वो देना लेना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट कंपनी को देना भी पड़ेगा, इंटरेस्ट कंपनी को मिलेगा भी, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर पे मिलेगा और एडवांस पे देना पड़ेगा। तो अगर कंपनी इंटरेस्ट देगी तो वो पहले इंटरेस्ट को ड्यू करेगी, क्या होगा उसके लिए एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू किसको दिया जाएगा, जिसको दिया जाएगा, जिसको पेबल होता है वो हमारा क्रेडिटर की तरह होता है, तो ये हो गया टू शेयर होल्डर्स, ठीक है। कितना देना पड़ेगा बताओ कैलकुलेट करके, जितना उन्होंने एडवांस दिया, कितना एडवांस दिया था, ये देखो 25,000। एडवांस का रेट क्या है इंटरेस्ट का, 12% है ना। कितने टाइम के लिए दिया, देखो ना मैंने सारा चीज ड्रॉ करके रखा है, 3 मंथ्स, 3/12 कितना होगा बताओ, 750। अच्छा 750 होता है चेक कर लेते हैं हाँ 750 ये ड्यू हो गया। अब जब पे करना पड़ेगा तो कंपनी क्या एंट्री करेगी, जब पे करेगी तो पैसा चला जाएगा तो टू बैंक, और किसको पे करेगी, शेयर होल्डर को। तो शेयर होल्डर को ड्यू किया था तो शेयर होल्डर को अब क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर नाम लिख सकते हो नायर बोल के, ठीक है, क्योंकि इनका नाम दिया हुआ था तो नायर बोल के नाम लिख सकते हैं, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 750, ठीक है। ये हमारा एडवांस वाला एंट्री हो गया। अब हम लोग एरियर, कॉल्स इन एरियर पे क्या होगा, कंपनी को इंटरेस्ट
मिलेगा तो कंपनी पहले ड्यू करेगी कि कंपनी का अर्निंग होगा, तो कंपनी को किससे मिलेगा, शेयर होल्डर से, जिनसे मिलता है उनको हम लोग डेटर मानते हैं, तो शेयर होल्डर को डेबिट करेंगे, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, पैसा मिलेगा, ठीक है, किस चीज का मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, कॉल्स इन एरियर कितना हुआ था, उस पे 10% मिलेगा, टाइम पीरियड देख लेते हैं कितना है, मैंने यहाँ पर तो सब लिख रखा था, 2 मंथ्स का होगा, और अमाउंट कितना हो रहा है, 2 मंथ्स का अमाउंट हो रहा था 2500, शायद यहाँ पर देख लेते हैं, 2500 कितना होगा देखो 41.67। अच्छा 41.67 हो रहा है, ठीक है, तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 41.67। अब ये पैसा जब रिसीव करेंगे, ये तो ड्यू एंट्री है, जब रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा, डेटर से पैसा मिल गया जिनसे मिलने वाला था, तो टू शेयर होल्डर, कैंसिल कर देंगे, कितना मिलेगा 41.67, ठीक है 41.67। अच्छा, ये हो गया इंटरेस्ट का एंट्री, लेकिन एक चीज सोचो, जिसने कॉल्स इन एरियर किया है, क्या वो सिर्फ इंटरेस्ट का पैसा देगा या फिर जो पैसा बाकी था वो भी देगा, कॉल का भी देगा, कॉल का भी देगा ना, कंपनी सिर्फ इंटरेस्ट का पैसा क्यों लेगी, कंपनी बोलेगी अगर आपको मेरे कंपनी का शेयर होल्डिंग रखना है तो आप इंटरेस्ट भी दीजिए और जो पैसा मुझे मिलने वाला है वो भी दीजिए, थोड़ी ना खाली इंटरेस्ट का लेगा। तो एक बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, ये तो इंटरेस्ट का हो गया, ठीक है, इसके अलावा और एक हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू जो कॉल्स इन एरियर का पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, जैसे कॉल्स इन एडवांस कैंसिल हो गया, सिमिलरली कॉल्स इन एरियर भी कैंसिल हो जाएगा, वो तो इसी पेज में है, ये देखो कॉल्स इन एरियर डेबिट किया था हम लोगों ने, नहीं मिला, और जब मिलेगा तो कॉल्स इन एरियर को क्या करेंगे, कैंसिल, डेबिट को क्रेडिट कर देंगे 2500, ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही तुम लोग को बताया ना कि कैसे होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिल गया किस चीज का, कॉल्स इन एरियर का, तो उसका अकाउंट को क्लोज करो, कितना मिला 2500 जितना था, ठीक है, तो ये दोनों को तुम लोग कंबाइन करके भी लिख सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर टू कॉल्स इन एरियर, इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, तो उस केस में 2500 प्लस 41.67 ये मिला के हो जाएगा 2005, कीजिएगा, हाँ, ये दोनों मिला के हो जाएगा 2541.67 का एंट्री हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से कंबाइनली भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो। यस मैम हो गया। अच्छा, अच्छा, अब देखो, अब दूसरा एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, मतलब कंपनी जो है पैसा मांग रही है शेयर होल्डर से, एक तो वो नहीं देते हैं, ठीक है, बाद में देंगे, तो कॉल्स इन एरियर होता है, जब पैसा मिलता है तो इंटरेस्ट के साथ कंपनी ले सकती है, चाहे तो इंटरेस्ट छोड़ भी सकती है, वो डायरेक्टर का मन है, लेकिन अगर कोई शेयर होल्डर बिल्कुल पैसा दे ही नहीं रहा है, कैसे भी नहीं दे रहा है, और कंपनी को लग रहा है वो देगा भी नहीं, तो कंपनी उसका शेयर होल्डिंग कैंसिल कर देती है, ठीक है, और जब शेयर होल्डिंग कैंसिल करती है तब क्या एंट्री होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तब कंपनी 2-3 चीज देखती है, क्या देखती है, जो शेयर मेरा कैंसिल हो रहा है उस पे मैंने कितना पैसा मांगा था उस शेयर होल्डर से, ठीक है, क्या मैंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सारा ही मांग लिया था, या फिर सिर्फ फर्स्ट कॉल तक मांगा, या फिर सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट मांगा, या सिर्फ एप्लीकेशन मांगा, कंपनी वो चीज देखती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप, कितना कॉल्ड अप है, क्या फुल्ली कॉल्ड अप है या पार्टली कॉल्ड अप है, ये एक देखेगी। उसके बाद ये देखेगी कि मैंने कितना मांगा था और मुझे कितना मिला, ठीक है, मैंने कितना मांगा था और मुझे कितना मिला, जितना मिला उसको हम लोग फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जो पैसा मिल गया वो कंपनी रिटर्न नहीं करने वाली है, उसको हम लोग फॉरफीचर में डालेंगे, और जो नहीं मिला उसको हम लोग क्या क्या करते हैं, जब नहीं मिलता है तब हम लोग कॉल्स इन एरियर लिखते हैं, तो उस केस में हम लोग उसको कॉल्स इन एरियर अगर डेबिट कर चुके हैं तो हम लोग टू कॉल्स इन एरियर लिखेंगे, और अगर डेबिट नहीं किया है कॉल्स इन एरियर को, तो देखो 2 तरह से होता है इसका एंट्री एक्चुअली, ठीक है, जैसे तुम लोग को यहाँ पर हम दिखा सकते हैं 2 तरह से होता है, जैसे ये क्वेश्चन में देखो यहाँ पर जब नहीं मिला पैसा तो हम लोगों ने क्या एंट्री किया था, कॉल्स इन एरियर डेबिट किया था, ठीक है, कॉल्स इन एरियर डेबिट किया, अब जब मिल गया तो कॉल्स इन एरियर क्रेडिट कर रहे हैं, अब मिला तो कॉल्स इन एरियर क्रेडिट कर सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम लोग उस शेयर को कैंसिल कर रहे हैं, तो जब कैंसिल करेंगे तब भी हम लोग कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट करेंगे, वो डेबिट था, एक ऐसा हो सकता है। दूसरा और एक चीज हो सकता है कि अगर हम लोग कॉल्स इन एरियर का एंट्री नहीं लिखते हैं तो उसमें क्या होगा, देखो
अगर हम लोग ये एंट्री जो था ये कॉल्सिन एरियर नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते थे, ये देखो ऐसे लिख सकते थे, बैंक अकाउंट डेबिट 2,22,500 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ये हम लोग लिख देते 2,20,500। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं इस एंट्री का एक सब्स्टिट्यूट एंट्री हो सकता है। देखो क्या हो सकता है, बैंक अकाउंट डेबिट 2,20,500 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तब तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इतना ही लिखना पड़ेगा ना, 2,20,500, ठीक है। लेकिन मेरा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल जो है वो तो 2,50,000 है, मेरा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल तो मेरा 2,50,000 है, लेकिन मैंने कैंसिल किया है 2,20,500, ठीक है। अच्छा, इसमें एक 25,000 का ये कैंसिल करना पड़ेगा, एक मिनट, ये 25,000 जो है ये एडवांस था। अच्छा, हम लोग 2,25,000 हो जाएगा। हाँ, 2,25,000। अगर हम लोग इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं, सपोज यहाँ पर कोई कॉल्स इन एडवांस नहीं था, एक बार एरियर वाला समझो, सपोज यहाँ कोई कॉल्स इन एडवांस नहीं था तो उस केस में 2,22,500 नहीं, कितना हो जाएगा, अगर कॉल्स इन एडवांस वाला बात नहीं है, सिर्फ कॉल्स इन एरियर वाला है, हाँ, तो यहाँ पर हम लोग को कितना मिला होगा, 2,22,500 प्लस 25,000। अगर एडवांस का बात नहीं है तो हमें कितना मिला होगा, 2,47,500। मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन का सिनेरियो चेंज करना चाहते हैं, हम ये बोल रहे हैं कि मान लो यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस नहीं था, ठीक है, तो हमें मिलना था फाइनल कॉल में 2.5 लाख, 2500 नहीं मिला, ठीक है, फाइनल कॉल में मिलना था 2.5 लाख, हमें 2500 नहीं मिला, तो कितना मिला, 2.5 लाख से 2500 माइनस कर दो, कितना मिला, 2,47,500। बात समझ रहे हो, हम ये बोल रहे हैं कि हमें 2.5 लाख मिलना था लेकिन हमें 2500 नहीं मिला, तो कितना मिला, 2,47,500। अगर मैंने ये नेट एंट्री कर दिया, मतलब एरियर नहीं दिखाया, मैंने क्या किया, नेट एंट्री कर दिया, पैसा इतना मिला फाइनल कॉल का, लेकिन जो नहीं मिला 2500, उसका क्या करें, उसको फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, उसके लिए हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, कॉल्स इन एरियर टू इक्विटी शेयर, एक मिनट, ये 2,47,500 ये हो गया, ठीक है, ये ऐसे ही रहा, अभी और कुछ नहीं होगा। देखो, लेकिन एक गलती हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पर जितना फाइनल कॉल डेबिट हुआ था 2.5 लाख, उतना फाइनल कॉल क्रेडिट नहीं हुआ, कितना कम हुआ ये बताओ, क्योंकि जितना डेबिट होता है उतना क्रेडिट करेंगे तब तो कैंसिल होगा, तब तो मेरा नेट एंट्री जनरेट होगा कैश टू कैपिटल वाला, लेकिन 2.5 लाख डेबिट हुआ, 2,47,500 मैंने क्रेडिट किया, मैंने नेट एंट्री किया, मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया कि मेरा कितना कॉल्स इन एरियर है, मैंने नेट एंट्री कर दिया, लेकिन यहाँ पर कितना कम दिख रहा है अमाउंट, 2500 से यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस कम दिख रहा है, ठीक है, 2500 का जो क्रेडिट बैलेंस कम दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये पैसा मुझे नहीं मिला, लेकिन मैंने कॉल्स इन एरियर का एंट्री नहीं किया। अगर हम कॉल्स इन एरियर का एंट्री नहीं करते हैं तो उस केस में जब हम लोग फॉरफीचर का एंट्री करेंगे तो यहाँ पर टू शेयर अलॉटमेंट या टू शेयर फर्स्ट कॉल या टू शेयर फाइनल कॉल लिखेंगे, जिसपे हमें पैसा नहीं मिल रहा है, बात को समझो, जिसपे हमें पैसा नहीं मिल रहा है यहाँ पर उसको हम लोग टू शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर अगर मान लो कि ये शेयर को फॉरफिट कर दिया गया, ये जो 1000 शेयर है इसको फॉरफिट किया गया, तब उस पे हमें एंट्री कैसे करना है, अगर हम लोग कॉल्स इन एरियर करेंगे, देखो हम यहाँ पर समझाते हैं, ये जो 1000 शेयर का था जिसने पैसा नहीं दिया, बाकी तो इस क्वेश्चन में पैसा दिया है, यही हम लोग दिखा रहे हैं, हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, देखो इस चीज को लिख के दिखाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल, है ना, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ये कितना हो जाएगा, 2,47,500। सपोज अगर हमें इतना मिला 2,47,500, और मैंने ड्यू एंट्री जो है वो कुछ ऐसा किया था, वो था इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000, ठीक है, ये मान लो एक क्वेश्चन ही है कि 2,50,000 मुझे फाइनल कॉल में मिलना था, लेकिन मुझे मिला 2,47,500, बाकी पैसा मुझे नहीं मिला, लेकिन मैंने कॉल्स इन एरियर का एंट्री नहीं किया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जिसने पैसा नहीं दिया उसका शेयर फॉरफिट कर दे, जिसने पैसा नहीं दिया उसने कितना नहीं दिया, उसने 2500 नहीं दिया, ठीक है, उसने 2500 नहीं दिया। अगर हम शेयर फॉरफिट करेंगे तो मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि मैंने कितना पैसा मांगा था, कितना मुझे मिला, कितना नहीं मिला। तो इसी क्वेश्चन में अगर देखोगे तो यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन 2.5 रुपया है जो कि मिला,
₹3 अलॉटमेंट मिला, फर्स्ट कॉल ₹2 मिला। बोलो ये जो इसका शेयर अगर हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन में एक बार इस चीज को समझते हैं, तो कितना पैसा मांगा गया था? पूरा का पूरा ₹10 मांगा गया था। कितना मिला और कितना नहीं मिला ये बताओ, यहां से देख के बता सकते हो। कितना पैसा मांगा गया था? फुल्ली कॉल्ड अप था ₹10 तक। कितना पैसा मिला और कितना नहीं मिला ये तो क्रॉस लगा रखा है, देख के बता दो कितना नहीं मिला। एक एक शेयर पे कितना नहीं ₹2.5 नहीं मिला, ₹2.5 करके नहीं मिला 1000 शेयर पे। और कितना मिल और गया? ₹7 मिला, 3 2 5 6 7, 7 नहीं 7.5, ₹7.5 मिला। ठीक है, ₹7.5 मिला, ₹2.5 नहीं मिला। और कंपनी अगर चाहती है कि इनका शेयर को फॉरफिट कर देगी, यहाँ पर तो सिनेरियो अलग था, इन्होंने पैसा बाद में दे दिया विद इंटरेस्ट, लेकिन मान लो कि इनका शेयर जो है वो कैंसिल हो रहा है, तो उस केस में कैसा एंट्री होना चाहिए वही हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखो एंट्री ऐसे होगा कि कंपनी ये सोचेगी कि मुझे कितना पैसा मिलने वाला था जो शेयर कैंसिल हो रहा है उससे, वो नहीं मिलेगा, तो हम ऐसे करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। कितने अमाउंट से डेबिट होगा? जितना शेयर कैंसिल हो रहा है। कितना शेयर कैंसिल हो रहा है? 1000। कितना कॉल्ड अप था? 10, तो यहां पर हो जाएगा 10,000, है ना। अच्छा, जो पैसा मिल गया उसे हम लोग बोलेंगे टू शेयर फॉर फीचर। कैंसिल करने पे जो मिला वो बोलेंगे टू शेयर फॉर फीचर। कंपनी उस जो शेयर का पैसा ले चुकी है उसको कभी रिटर्न नहीं करती है, तो 1000 पे कितना ले चुकी है? ₹7.5, जो कि कंपनी रिटर्न नहीं करेगी। तो बोलो कितना कंपनी को पैसा मिल गया जो कंपनी रिटर्न नहीं करेगी? 1000 इंटू 7.5 कितना होगा? 7500। ये पैसा कंपनी को मिल गया, कंपनी ने क्रेडिट कर दिया, और कंपनी जब शेयर कैंसिल करेगी ये पैसा और रिटर्न नहीं करेगी जो इनसे मिल चुका था। जो नहीं मिला उसको, उसका अमाउंट कितना है? 1000 इंटू 2.5। ठीक है, 1000 इंटू 2.5 तो कितना हो जाएगा? 2500। इसका एंट्री क्या लिखे? इसका एंट्री दो चीज हो सकता है। अगर मैंने ये वाला एंट्री लिखा है कॉल्स इन एरियर वाला, मान लो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ये वाला एंट्री लिखा है, ये एडवांस वाला छोड़ो। ठीक है, अगर मैंने कॉल्स इन एरियर को डेबिट किया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू कॉल्स इन एरियर। अगर मैंने ये वाला एंट्री किया है, और एक एंट्री क्या हो सकता है यहाँ पर हम दिखाते हैं, बैंक कॉल्स इन एरियर टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, यहां पर हो जाएगा फिर 2,50,000, यहां पर हो जाएगा 2500, और यहां पर हो जाएगा 2,47,500। ये एक एंट्री हो सकता है, ये एक एंट्री हो सकता है। ये होता है ग्रॉस एंट्री, जहां पर हम कॉल्स इन एरियर दिखा रहे हैं। अगर मैंने कॉल्स इन एरियर डेबिट किया है तो हम कॉल्स इन एरियर क्रेडिट करके दिखाएंगे कि मुझे ये पैसा नहीं मिला। लेकिन अगर इसके जगह मैंने ये एंट्री पास किया होता, अगर इसके जगह मैंने ये एंट्री दिखाया होता, तब मेरा क्या होता? तब हम कॉल्स इन एरियर नहीं लिखते, तब हम क्या लिखते? टू क्या लिखेंगे बोलो? यहाँ पर किस चीज का कमी है? यहाँ पर 2.5 लाख है। हाँ, 2 लिखेंगे जिस चीज का पैसा नहीं मिला। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना हो जाएगा? 2500। तब देखो ये 2500 फाइनल कॉल क्रेडिट, और यहाँ पर 2,47,500, दोनों को ऐड करो, 2,47,500 क्रेडिट है, यहाँ पर भी 2 लाख, यहाँ पर 2500 क्रेडिट है, दोनों को टोटल करने पे कितना हो जाएगा? 2.5 लाख क्रेडिट, जो कि ऑन दैट मोमेंट हम लोगों ने डेबिट किया था बट क्रेडिट पे कम किया था। अगर हम लोग कॉल्स इन एरियर लिखेंगे तो कॉल्स इन एरियर को ही क्रेडिट करना पड़ेगा अगर ग्रॉस एंट्री, और अगर नेट एंट्री लिखते हैं सिर्फ इतना ही दिखाते कितना मिला कितना नहीं मिला वो नहीं दिखा रहे, तो उस केस में हमें कैंसिल करते वक्त दिखाना पड़ेगा कि हमें कितना नहीं मिला, उस पे नाम दिखाना पड़ेगा, किस पे नहीं मिला? फाइनल कॉल पे। इस वजह से तुम लोग को दो तरह का एंट्री मिल सकता है यहाँ पर, ये देखो, इसीलिए मैंने समझाया कि कैसे एंट्री होगा। ये सब कौन सा एंट्री है? ये नेट एंट्री किया था इन्होंने, तभी यहाँ पर दिखा रहा है कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, इतना मिलना चाहिए था इतना मिला, ये नहीं मिला। ठीक है, तो बात इतना सा है। अगर हम लोग कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर चुके हैं तो कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट करके उसे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ये 2.5 लाख ऑलरेडी जो डेबिट हुआ था वो क्रेडिट हो गया, वो हमें देखना है। लेकिन इस एंट्री में 2.5 लाख डेबिट हुआ था बट क्रेडिट 2.5 लाख नहीं हुआ। ठीक है, 2500 कम हुआ। तो 2500 क्यों कम हुआ? क्योंकि पैसा नहीं मिला, उसका एंट्री हम लोगों ने नहीं किया, तो कैंसिलेशन के टाइम में दिखाएंगे कि नहीं मिला, तब हम लोग कॉल्स इन एरियर नहीं लिखेंगे, तब हम लोग ये वाला लिखेंगे, तब जाके वो मैचअप हो जाएगा। ठीक है, ये वाला चीज यहाँ पर तुम लोग को समझना है बस। अच्छा, अब देखो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे 10th नंबर देखो, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 फुल्ली कॉल्ड अप। 10 फुल्ली कॉल्ड अप मतलब पूरा ₹10 ही मांगा गया है सारे शेयर होल्डर से। अच्छा, लेकिन 30,000 इक्विटी शेयर फॉरफिट हो रहा है, हेल्ड बाय मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के पास 30,000 शेयर्स है और जिसपे कंपनी ने पूरा का पूरा पैसा मांगा था। तो बोलो कंपनी को कितना पैसा मिलने वाला था? अगर मिस्टर एक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होता,
जरूर उन्होंने कुछ पैसा नहीं दिया होगा, तभी तो उनका शेयर जो है वो फॉरफिट हो रहा है। मिस्टर एक्स का शेयर अगर फॉरफिट नहीं होता तो कंपनी को कितना पैसा मिलता? 30,000 शेयर्स था इनके पास और कंपनी का 3 लाख। कंपनी क्या सोच रही थी? कंपनी सोच रही थी कि कितना मिलेगा, कंपनी दिमाग लगा रही है। 30,000 शेयर है, 10 रुपए वाला, मुझे मिलना चाहिए कितना? 300,000, मतलब कितना हो जाएगा? 3 लाख। 3 लाख मिलना चाहिए, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पर कुछ और ही हो गया। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि मिस्टर एक्स का शेयर फॉरफिट हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने नॉन पेमेंट किया है। किसका? फाइनल कॉल का 4 रुपए नहीं दिया, फाइनल कॉल का 4 रुपए नहीं दिया। अच्छा, तो मिस्टर एक्स ने क्या किया? एप्लीकेशन दे दिया होगा, नाम नहीं बताया, हम अपने मन से बोल रहे हैं, अलॉटमेंट दे दिया होगा, लेकिन फाइनल कॉल जो है वो नहीं दिया, जो कि 4 रुपए का था। तो उन्होंने कितना दे दिया होगा? पूरा शेयर 10 रुपए का था, उन्होंने फाइनल कॉल नहीं दिया जो कि 4 रुपए का था, तो उन्होंने कितना दिया होगा? 6 रुपए दिया होगा, ठीक है। अब हमें क्या बोला है? देखो अब हमें बोल रहा है कि ये देखो, ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी 2 पर शेयर। अच्छा, उन्होंने एप्लीकेशन पे 2 रुपए दे दिया। अच्छा, यहाँ पर बता दिया अलॉटमेंट में 4 रुपए दे दिया, ठीक है। तो 6 रुपए दिया बट 4 रुपए नहीं दिया, इस वजह से कंपनी उनका शेयर फॉरफिट कर रही है। हमें बोल रहा है कि जर्नल एंट्री पास करो। दिस शेयर्स वेर ओरिजिनली इशूड एट पार पे ही इशू हुआ था, तो इसका जर्नल एंट्री पास करो। तो जर्नल एंट्री फॉरफीचर के टाइम पास करने पे कंपनी को बस इतना देखना होता है कि कंपनी को कितना मिलने वाला था, कितना मिला और कितना नहीं मिला। जो मिल गया वो कंपनी के लिए प्रॉफिट है, वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कंपनी जब उनका शेयर कैंसिल करेगी तो ये 6 रुपया वापस नहीं देगी, एक एक शेयर पे नहीं देगी, वो रख लेगी अपने पास, इसलिए ये प्रॉफिट मतलब इनकम हो जाएगा, ठीक है। और जो नहीं मिला वो लॉस है। तो हम लोग कैसे एंट्री करेंगे? हम लोग इस तरह से एंट्री करेंगे। पहले ये लिखेंगे इक्विटी, क्योंकि ये कैपिटल हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, तो कैपिटल जब मिलने वाला था तो क्रेडिट किया था, नहीं मिलेगा तो डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, जितना शेयर कैंसिल हो रहा है दैट इज 30,000, और एक एक शेयर होल्डर्स सॉरी इनसे कितना मिलने वाला था, क्योंकि पूरा फुल्ली कॉल्ड अप था, हमें कॉल्ड अप देखना है, 10 तक कॉल्ड अप था, तो 3 लाख मिलने वाला था, ठीक है। अच्छा, जो मिल गया उसको हम लोग बोलेंगे शेयर फॉरफीचर, क्रेडिट करेंगे। शेयर फॉरफीचर कितना हो जाएगा? 30,000 शेयर्स पे कितना मिला? एक एक शेयर पे कितना मिला? 6 रुपए। तो 30,000 शेयर्स पे कितना मिला होगा? 1,80,000। और मिला क्या नहीं? या तो कॉल्सिन एरियल लिखो, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने कैसे एंट्री किया है वो तो हमें नहीं पूछा है ना। या तो हम लोग लिख सकते हैं टू कॉल्सिन एरियल, या फिर हम लोग लिख सकते हैं जहां पर हमें पैसा नहीं मिला, ठीक है। तो किस जगह पे पैसा नहीं मिला, क्या नाम था उस पॉइंट का? फाइनल कॉल। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो हम लोग लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितना नहीं मिला? एक एक शेयर 1,20,000। हाँ, एक एक शेयर पे 4 रुपया नहीं मिला, तो 1,20,000, ठीक है। ये हो गया, इस तरह से करना है। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं, और भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा हमें। ये देखो सॉल्यूशन था। होएगा सर। अच्छा देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। एक्स लिमिटेड जो कंपनी है वो कैंसिल करना चाहती है 20,000 इक्विटी शेयर 10 ईच। 8 कॉल्ड अप, एक एक शेयर का वैल्यू 10 है, लेकिन कंपनी ने कॉल कितने तक किया था? 8 तक किया था, 2 रुपए का कॉल नहीं किया। अब कंपनी जो शेयर फॉरफिट करना चाहती है उसका रीजन सुनो। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, कितना? 2 रुपए करके, ठीक है। तो शेयर का प्राइस कितना था? शेयर का यहाँ पर लिखते हैं, शेयर का जो प्राइस था, शेयर प्राइस था हमारा 10 रुपए, लेकिन कंपनी 10 रुपए नहीं कॉल करना चाहती। कंपनी ने कॉल कितना किया है? कॉल्ड अप किया है 8 तक, तो कंपनी को 8 रुपए ही मिलेगा एक एक शेयर पे। अब कैसा है, मतलब जो कॉल का सिस्टम है वो कैसा है, वो यहाँ पर दिखा रहा है एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 4। तो यहाँ पर लिखते हैं एप्लीकेशन पे 2 देना था, अलॉटमेंट पे 4 देना था, ठीक है। और उसके बाद फाइनल कॉल है, शायद देखते हैं, फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल पे कितना देना था? लिखा हुआ था 2, ठीक है। तो 4 5 6 7 8 हो गया 8, ठीक है। शेयर का प्राइस 10 है, कंपनी बोल रही है अभी 8 मांगेंगे, फाइनली बाद में मांगेंगे, तो कंपनी को एक शेयर पे 8 रुपए मिलने वाला था अगर कोई सही से पेमेंट करेगा। लेकिन
20,000 किसी के पास शेयर था जिन्होंने क्या किया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। किसने नहीं दिया? एक शेयर होल्डर, नाम वाम तो नहीं दिया है, जिनके पास 20,000 शेयर है, ठीक है, उन्होंने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो बोलो कंपनी को क्या लगा था, कितना मिलेगा, इनसे कितना मिल सकता है? कंपनी पहले ये सोचेगी मुझे कितना मिलने वाला था, अगर ये इंसान सही सही सारा पैसा दे देता तो मुझे इनसे कितना मिलता, बोलो कितना मिलता? 20,000 शेयर पे कंपनी 1,60,000 1,60,000, क्योंकि 8 कॉल्ड अप है तो कंपनी सोच रही थी मुझे कितना मिलता, 20,000 इंटू 8, तो 1,60,000 मुझे मिलने वाला था, ठीक है, ये मुझे मिलने वाला था, लेकिन मिला कितना? सिर्फ इतना। कितना मिला? 4 और 2 मिला के 6। 20,000 पे कितना मिला? 1,20,000 1,20,000। तो कितना नहीं मिला, ये माइनस करके भी देख सकते हो या यहाँ से भी देख सकते हो। 40,000 40,000 ये नहीं मिला। बस अब इसका तुम लोग को एंट्री करना है। देखो जो मिल गया वो प्रॉफिट है, वो फॉरफीचर की वजह से मिला तो ये क्रेडिट हो जाएगा, जो नहीं मिला वो लॉस है। किस चीज का नहीं मिला? फर्स्ट कॉल का। या तो उसे कॉल सिनेरियल लिखो क्योंकि पहले डेबिट किए होगे, नहीं मिला है, अब कैंसिल करते वक्त उसे उसका अकाउंट क्लोज कर रहे हो, या फिर जहां पर नहीं मिला उस अकाउंट का नाम लिख दो टू फर्स्ट कॉल बोल के, ठीक है, और जो मिल गया उसको फॉरफीचर में दिखाओ और बाकी इसका शेयर कैपिटल पूरा का पूरा कैंसिल कर दो, क्योंकि उससे शेयर कैपिटल नहीं बना है, फॉरफिटेड शेयर बना है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 20,000 शेयर फॉरफिट हो रहा है, मैक्सिमम 8 रुपीज करके 1,60,000 मिलने वाला था, ये पूरा गड़बड़ हो गया क्योंकि 1,60,000 मिलेगा नहीं, क्योंकि कुछ पैसा दिया कुछ पैसा नहीं दिया गया है और कंपनी चाहती है कि इसे क्या कर दे, फॉरफिट कर दे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू फॉरफिटेड शेयर, टू फॉरफिटेड शेयर। तो फॉरफिटेड मतलब जितना मिला, तो 20,000 पे जितना मिला, यहां से हम लोग देख के ही बता सकते हैं, 4 और 2 6 मिल गया और 2 नहीं मिला, ठीक है, तो इंटू 6 ये हो जाएगा 1,20,000। और जो नहीं मिला उसको या तो लिखो टू फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल में ही नहीं मिला है, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ये लिख सकते हो, या फिर कॉल सिनेरियर भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसके पहले का एंट्री तो हमें करने के लिए नहीं बोल रहा है, तो हम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं, फाइनल कॉल भी लिख सकते हो, कॉल सिन एरियर भी लिख सकते हो, क्योंकि इसके पहले का एंट्री नहीं बोला है। लेकिन अगर सम्स पूरा सम्स होता है तो डिपेंड करता है कि हम लोगों ने क्या लिखा है, जो लिखा है उसके हिसाब से फॉरफीचर का एंट्री डालना पड़ेगा। अभी ये छोटा छोटा क्वेश्चन में ऐसा कोई मायने नहीं रखेगा क्योंकि इसके पहले वाला एंट्री तो हम लोगों को नहीं पता हम लोगों ने क्या किया, इसलिए इक्विटी शेयर फाइनल कॉल लिखो तो भी करेक्ट है, अगर इक्विटी शेयर टू कॉल सिन एरियर लिखो तो भी करेक्ट है। अच्छा, और तो कुछ नहीं, बस इतना ही बोला यहाँ पर। अच्छा, अब देखो, अब दूसरा एक पॉइंट आ रहा है, दैट इज अगर प्रीमियम में जो शेयर इशू हुआ है, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन किए हो ना, देखना लिखा हुआ है शेयर जो है वो पार में इशू हुआ था, ये देखो दिस शेयर्स वेर ओरिजिनली इशूड एट पार, लेकिन अगर प्रीमियम वाला शेयर फॉरफिट हो रहा है, मतलब शेयर जब इशू किया गया था वो प्रीमियम में इशू किया गया था, ठीक है, अब जिनको शेयर प्रीमियम में इशू किया गया था उनमें से किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट किया तो कंपनी ने उनका शेयर फॉरफिट कर दिया, तो क्या एंट्री होगा, ठीक है, तो क्या एंट्री होगा। तो यहाँ पर कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, लेकिन पहले हम लॉजिक समझा देते हैं ताकि तुम लोग रूल्स इजीली समझ पाओ। ये वाला क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन 12, पहले क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है। देखो, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज फुल्ली कॉल्ड अप, ठीक है, तो कंपनी कितना शेयर फॉरफिट करी, एक शेयर होल्डर है या फिर कितने जन है नहीं पता, हम एक शेयर होल्डर ही दिखा देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 5,000 इक्विटी शेयर फॉरफिट हो रहा है एट द रेट ऑफ 100 वाला, जो कि फुल्ली कॉल्ड अप है, वो देखना पड़ेगा, मतलब कंपनी को पैसा अगर मिलेगा तो कितना मिलना था, 5,000 इंटू 100 5 लाख। अब देखते हैं, प्रीमियम भी बोला था तो थोड़ा ज्यादा मिलेगा, है ना, और कॉल्ड अप व्हिच वर इशूड एट 10% प्रीमियम, सॉरी 20% प्रीमियम। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं, देखो अमाउंट कैसे देना था, एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट में 50। अच्छा, एप्लीकेशन में 20, अलॉटमेंट में 50, लेकिन इंक्लूडिंग प्रीमियम बोल रखा है, ठीक है, 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो यहाँ पर प्रीमियम का पैसा कितना होगा वो कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों मिला के 50, फर्स्ट एंड फाइनल दोनों मिला के 50, तो ये हो गया 50 50 100 और 120, क्योंकि अगर प्रीमियम में होगा, क्योंकि ये प्रीमियम है एट द रेट ऑफ 10 प्लस 20% प्रीमियम,
तो ये 120 हो जाएगा, ठीक है, ये 120 हो जाएगा। तो अगर 20 रुपीज प्रीमियम का है तो अलॉटमेंट का कितना है, क्योंकि 20 तो प्रीमियम 30, ठीक है, ये तो हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना, 20% प्रीमियम मतलब तो 20 रुपीज प्रीमियम का है, तो बाकी 30 हो गया। अब यहाँ पर हुआ क्या है, आगे देखो, ओनली एप्लीकेशन मनी वॉज पेड बाय द शेयर होल्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स। अच्छा, ये जो शेयर्स है इस पे सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला, ये सब नहीं मिला है, और कंपनी क्या कर रही है, शेयर को फॉरफिट कर रही है। तो एंट्री क्या होगा, ये पर वाला नहीं है, पर मतलब जो नॉर्मल शेयर है, जैसे कि 10 रुपए का, 100 रुपए का, विदाउट प्रीमियम वाला, ये प्रीमियम वाला शेयर है। अगर प्रीमियम वाला शेयर फॉरफिट होता है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, देखो उसमें हमें ये देखना पड़ता है, सबसे पहले स्टेप 1 हम लोग क्या देखेंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं स्टेप 1, हमें ये देखना है प्रीमियम रिसीव्ड और नॉट, प्रीमियम रिसीव्ड यस और नो, बोलो यस और नो, इस केस में क्या है, हम यहाँ पर रूल्स लिख देंगे, तुम लोग बोलो मिला कि नहीं मिला। नहीं समझ में आ रहा, नो नहीं मिला, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं दिया और प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ था, तो अगर अलॉटमेंट फेलियर हो गया है तो प्रीमियम भी नहीं मिला। अब रूल्स क्या बोल रहा है, देखो रूल्स देखो क्या बोल रहा है, if the premium has already received by the company it cannot be cancelled even if the shares are forfeited in the future। तो इसका मतलब अगर हमें प्रीमियम मिल चुका है, जैसे यहाँ पर बोला if the premium has already received, तो कुछ नहीं करना है, then no treatment, ठीक है। और अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, जब प्रीमियम का एंट्री क्या होगा, जब ड्यू एंट्री क्या होगा तब कैसा एंट्री क्या होगा ये बताओ, जब प्रीमियम ड्यू क्या होगा तब कैसा एंट्री क्या होगा ये बताओ। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। हाँ, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्या किया होगा, क्रेडिट। मतलब देखो हम ये पॉइंट समझा देंगे, पहले इस पे अगर एक हम लोग एंट्री करते हैं कि 5000 शेयर पे पूरा कैलकुलेशन करके दिखाते हैं, सपोज 5000 शेयर पे एप्लीकेशन का पैसा मिला, तो कैसा एंट्री किया होगा कंपनी ने, वो बोला नहीं, हम तुम लोग को समझाने के लिए कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना कितना दिखाया होगा, ये 5000 वाला ही सिर्फ दिखा रहे, 5000 इंटू 20 कितना होगा, 1 लाख, ठीक है। मैम टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन होगा ना, सॉरी, हाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और जब ट्रांसफर होगा, हम पूरा क्वेश्चन को दिखा रहे जबकि बोला नहीं है, ताकि तुम लोग को समझ में आए। फिर क्या एंट्री करेगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, 1 लाख। हम ये शॉर्टकट में लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारा आंसर करने का जरूरत नहीं है, लेकिन हम एक बार समझाना चाहते हैं तुम लोग को पूरा पूरी, इसीलिए। अब उसके बाद अलॉटमेंट का एंट्री होगा, तो अलॉटमेंट में कैसा एंट्री होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू क्या होगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और टू क्या होगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो इसमें कैसा एंट्री होगा, 5000 इंटू कितना होगा 50, 5000 इंटू 50, और यहां पर कितना होगा, कैपिटल का कितना जाएगा 30, और प्रीमियम का कितना जाएगा, ये अलग अलग दिखाना है ना, मैंने यही तो लास्ट दिन हम लोगों ने सीखा था। 5000 इंटू 20 कितना होता है, 1 लाख, यहाँ पर कितना होगा 1,50,000, और यहाँ पर कितना होगा 2,50,000। बोलो ये एंट्री सही हुआ है, ऐसे ही तो करना है हमें। और जब पैसा मिलेगा, जब पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ये होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये 5000 पे ही तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। सोचो, क्या ये 5000 पे अलॉटमेंट का पैसा मिला है, नहीं मिला, और कंपनी ने उसके बाद फॉरफिट किया, ठीक है, कंपनी ने फॉरफिट किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट बोल के तो हम एंट्री नहीं कर सकते, तो कंपनी अब ये पैसा जो है फॉरफिट करना चाहती है, ठीक है। तो फॉरफिट करेगी तो कैसे होगा, देखो अब हमारा सोल्यूशन जो है, मेन सोल्यूशन, तो जैसे हम लोगों ने सीखा, पहले कंपनी ये देखेगी कि उनको कितना पैसा मिलने वाला था, तो कंपनी ऐसे लिखेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उस पूरे कैपिटल को कैंसिल कर देगी। बोलो 5000 शेयर पे कैपिटल का पैसा कितना मिलने वाला था, प्रीमियम नहीं, सिर्फ कैपिटल का बोलो, तो 20, 30 और 50, और ये कितना हो गया 80 हो रहा है, ठीक से देखो, कैपिटल का पैसा
100 कैपिटल का पैसा बताओ, यहाँ से 20, यहाँ से 30, 50 और 50 कितना हो जाएगा 100। कैपिटल का कितना पैसा मिलने वाला था 100, तो कितना हो जाएगा 5 लाख। ठीक है, अब रूल्स ये है कि प्रीमियम का पैसा मिला कि नहीं मिला। प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसने अलॉटमेंट फेल किया और अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम का पैसा था। अब रूल्स क्या बोल रहा है कि अगर प्रीमियम नहीं मिला तो प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करो, ये रूल्स बोल रहा है। लेकिन क्यों वो समझो। अब देखो, जब प्रीमियम इन्होंने क्रेडिट किया था तो ये तो ड्यू किया था, पैसा नहीं मिला। तो मैंने अगर किसी इनकम को ड्यू कर रखा है लेकिन वो इनकम मुझे मिलेगा ही नहीं, तो मुझे उस इनकम को कैंसिल करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये बताओ। ये तो मैंने ड्यू एंट्री किया था कि मुझे प्रीमियम का 1 लाख मिलेगा, लेकिन अगर मुझे प्रीमियम का 1 लाख नहीं मिला तो क्या मुझे वो कैंसिल नहीं करना चाहिए? जैसे मेरा एक डेटर है, उससे मुझे 100 रुपए मिलेगा, लेकिन मेरा कंफर्मेशन आ चुका है कि वो डेटर मुझे 100 रुपए नहीं देगा। तो जब मुझे डेटर से पैसा मिलने वाला था तो मैंने किया था डेटर टू सेल्स। जब मुझे नहीं मिलेगा तब हम क्या लिखेंगे? बैड डेट टू डेटर, ये लिखेंगे कि नहीं? बैड डेट टू डेटर। तो यहाँ पर भी वही चीज हमें करना है। अगर मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो मुझे तो कैंसिल करना पड़ेगा। तो किस चीज का पैसा नहीं मिल रहा है बोलो? किस चीज का पैसा नहीं मिल रहा है? प्रीमियम, प्रीमियम का। तो यहाँ पर प्रीमियम का बात हो रहा है। तो मुझे अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो मुझे प्रीमियम क्या कर देना है? कैंसिल कर देना है। तो हम यहाँ से हटा देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ठीक है, मुझे प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। कितने शेयर पे? 5000 शेयर पे। कितना करके था? 20 रुपए करके था। ठीक है, 1 लाख। मुझे प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। तब देखो एक चीज, धीरे धीरे देखो, ये कैंसिल हो गया। क्या कैंसिल हो गया? प्रीमियम कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा हुआ है? कैपिटल, और यहाँ पर अलॉटमेंट बचा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल। धीरे धीरे देखो, अब जब हम लोग कैंसिलेशन एंट्री करते हैं तो क्या होता है? ये तो कैंसिलेशन चल रहा है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर पुराना जो सीखा है वो तो लिखेंगे कि कितना पैसा मिला और कितना नहीं मिला। अब हम लोग लिखेंगे कितना मिला। जो मिला उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टू शेयर फॉर फीचर। टू शेयर फॉर फीचर। बोलो कितना पैसा मिला। मैंने तो पूरा ही क्वेश्चन करके तुम लोग को दिखा दिया। बोलो कितना पैसा मिला। सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का कितना मिला, यहां से देख के भी बता सकते हो। मैंने तो पूरा क्वेश्चन करके दिखाया। 1 लाख। हम लोग को 1 लाख मिला। ठीक है, 1 लाख मिला। तो यहाँ पर 20, 1 लाख मिल गया। अच्छा, कौन सा पैसा नहीं मिला? एक तो अलॉटमेंट नहीं मिला, एक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला। ये भी ड्यू हुआ था। ठीक है, ये भी ड्यू हुआ था, ये भी नहीं मिला। तो अलॉटमेंट नहीं मिला तो अलॉटमेंट को कैंसिल करो। तो क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना नहीं मिला अलॉटमेंट का बता सकते हो? कितना नहीं मिला बताओ। 1,50,000। 1,50,000 लिखोगे तो गलत। क्यों? प्रीमियम जो है वो तो हम लोगों ने कैंसिल किया, क्योंकि प्रीमियम को अलग से कैंसिल किया जाता है। तो कितना से डेबिट हो रखा है उसको दिमाग में चलाओ। कितना से डेबिट हो रखा है? प्रीमियम तो अलग से लिखा है ना, अलॉटमेंट 2,50,000। तो यहाँ 2,50,000 से ही कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं तो कैंसिल कैसे होगा? कैंसिल तो नहीं होगा ना। तो अलॉटमेंट में कितना मिलने वाला था? ओवरऑल 2.5 लाख। ठीक है, तो हमें 2.5 लाख ही कैंसिल करना पड़ेगा। ये चीज यहाँ पर ध्यान दो। प्रीमियम का पैसा अगर नहीं मिला है तो प्रीमियम को हमें कैंसिल करना है, और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जितना डेबिट किया था, जितना ड्यू किया था, उतना ही कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2,50,000। और कौन सा पैसा नहीं मिला? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, जिसका मैंने यहाँ पर ड्यू एंट्री नहीं दिखाया है आगे, वैसे वो भी हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो 2 इक्विटी शेयर, क्योंकि वहां तक कॉल्ड अप था, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बोलो कितना नहीं मिला? 5,000। ये भी तो इंटू 50, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 2,50,000। देखो टैली होता है कि नहीं? 2,50,000, 2,50,000, 5 लाख और एक 6 लाख। हाँ, हो गया। तो रूल्स क्या है? रूल्स ये वाला है कि हमें ये देखना है कि प्रीमियम पे जब शेयर इशू होगा, प्रीमियम मिला कि नहीं मिला। अगर मिला तो कुछ मत करो, फिलहाल इतना ही सोचो। अगर नहीं मिला है तो क्या करेंगे? जिस पे ये क्वेश्चन है, अगर नहीं मिला है तो हमें क्या करना है? डेबिट करना है प्रीमियम को। क्यों? क्योंकि प्रीमियम हम लोगों ने ड्यू किया था, क्योंकि वो अलॉटमेंट में मिलने वाला था। अलॉटमेंट तो पहले ड्यू होता है। तो हम लोगों ने ड्यू किया कि हम लोग को प्रीमियम का इतना मिलेगा। जब पैसा मिलने का टाइम आया तब पता चला कि कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ना तो ये मिलने वाला है ना तो ये मिलने वाला है। ठीक है, तो हम लोग प्रीमियम को कैंसिल कर दिए। अब कौन सा पैसा कैंसिल करना पड़ेगा? हमें 2.5 लाख कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों 2.5 लाख क्यों लिख रहा है? क्यों इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम लिख रहा है? क्योंकि प्रीमियम को अलग से कैंसिल किए हैं, क्योंकि प्रीमियम हमें नहीं मिला है। तो अलॉटमेंट को एडजस्ट करने के लिए हमें यहाँ पर
कितना दिखाना पड़ेगा, 2,50,000 ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर प्रीमियम नहीं मिलेगा तो हम लोग ये पूरा 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम एंट्री करेंगे। ये देखो यहाँ पर वही चीज बोला है, if the premium has already received by the company it cannot be cancelled even if the shares forfeited। ये नहीं, हमारा पॉइंट यहाँ पर था, अगर नहीं मिला तो क्या होगा, ये देखो प्रीमियम नॉट रिसिव्ड, तब सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट कर दो, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट कर दो। और अगर प्रीमियम रिसिव्ड है तो कुछ मत करो, ठीक है, तो कुछ मत करो। अच्छा ये हो गया 12। अब हम लोग 13 वाला देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में कैसे बोला है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, मिस्टर सामी हैज अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स ऑफ द कंपनी XYZ लिमिटेड पेइंग एप्लीकेशन मनी 2 per share बट हैज बीन अलॉटेड ओनली 600 शेयर्स। अच्छा, तो मिस्टर शामी इन्होंने अप्लाई किया है 1000 शेयर, ठीक है, इनको अलॉट किया गया है 600 शेयर्स, मतलब प्रोराटा जैसा हो गया। 600 शेयर्स अलॉट किया गया है तो कंपनी को या तो 400 शेयर का पैसा वापस करना है या तो वो प्रोराटा कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोला है। अच्छा, पेइंग, इनको कैसे पे करना है, एप्लीकेशन पे 2 रुपया, ठीक है, तो इनको पे जो करना है उसका सिस्टम है एप्लीकेशन पे 2 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद द शेयर्स हैव ए फेस वैल्यू ऑफ 10 एंड प्रीमियम ऑफ 2 per share। अच्छा, प्रीमियम वाला शेयर है, शेयर का टोटल वैल्यू है 12 इंक्लूडिंग प्रीमियम। आगे देखते हैं, विच आर पेबल ऑन अलॉटमेंट 5, अलॉटमेंट में देना है 5 रुपए और वो भी इंक्लूडिंग प्रीमियम बोल रखा है, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये देखो तो बोलो यहाँ पर प्रीमियम का कितना होगा, अलॉटमेंट का कितना होगा, बोलो प्रीमियम का कितना होगा और अलॉटमेंट का, सिर्फ अलॉटमेंट का कितना होगा, मतलब कैपिटल में कितना जाएगा। 12 रुपए टोटल है, नॉर्मली शेयर का प्राइस 10 रुपए है, तो प्रीमियम कितना है, प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर बोल ही तो दिया है, तो यहाँ पर प्रीमियम कितना दिखाएंगे 2, तो अलॉटमेंट में कितना आएगा 3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है फाइनल कॉल में 5, फाइनल कॉल। मैम स्क्रीन फ्रीज हो गया है। स्क्रीन फ्रीज हो क्या, अब देखो यस मैम। दिख रहा है। यस मैम। अच्छा, 5 5 10 और 2 12 रुपए हो गए, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है देखो, नाउ इन केस मिस्टर शमी डज नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल एंड इट शेयर्स आर फॉरफिटेड। अब केस क्या हुआ है, मिस्टर शमी ने ना तो अलॉटमेंट दिया ना तो फाइनल कॉल दिया और उनका शेयर फॉरफिट हो गया, ना तो उन्होंने अलॉटमेंट दिया ना तो फाइनल कॉल दिया और उनका शेयर हो गया फॉरफिट, फॉरफिट हो गया। हमें बोल रहा है कि एंट्री पास करके दिखाओ क्या होगा, एंट्री पास करके दिखाओ। ये थोड़ा सा अलग केस हो जाएगा, ये यहाँ पर थोड़ा सा प्रोराटा वाला पॉइंट आ जाएगा। प्रोराटा वाला पॉइंट क्यों आएगा, देखो यहाँ पर पहले हम लोग एक कैलकुलेशन करते हैं। देखो वर्किंग नोट बनाते हैं सबसे पहले। एप्लीकेशन में कंपनी ने कितना लिया होगा, एप्लीकेशन मनी कंपनी को कितना मिला होगा मिस्टर सामी से, बताओ कितना मिला होगा। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय मिस्टर शामी, बताओ कितना मिला होगा। उन्होंने कितना शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया है। एप्लीकेशन का पैसा कितना है 2 रुपए करके, तो कंपनी को कितना मिला 2000 मिला, ठीक है। तो कंपनी ने लौटाया नहीं, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा नहीं लौटाया, एक्स्ट्रा तो है ही ना, क्योंकि 600 शेयर अलॉट किया तो 400 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा ले रखा है। तो एक्सेस जो है वो कितना है वो बताओ, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है कंपनी के पास। 400 तो शेयर है, 400 तो शेयर, 800 ये तो रुपीस होगा ना, 400 तो शेयर है। 400 शेयर का अलॉटमेंट नहीं दिया लेकिन पैसा भी रिटर्न नहीं किया, मतलब कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी 800 रुपए पड़ा हुआ है, ठीक है। अब कंपनी क्या बोल रही है, कंपनी इसका मतलब प्रोराटा करना चाहती है, तो कंपनी मिस्टर समी को बोली है कि आप जब अलॉटमेंट का पैसा देंगे तो आप 800 रुपए कम दे दीजिएगा। तो अलॉटमेंट का कितना मिलने वाला था कंपनी को, अलॉटमेंट रिसीवेबल कितना था, उन्होंने तो दिया नहीं, वैसे देते तो कितना दे देते, 1000 शेयर पे कितना देते अलॉटमेंट का पैसा, 5000
5 करके कितना हो जाएगा 5000, लेकिन इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक कैपिटल का और एक प्रीमियम का, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का। तो कैपिटल का कितना होगा इसमें से 1000 इंटू 3, कैपिटल 3000 और प्रीमियम होगा, हाँ ये हो जाएगा 2000, ठीक है, 3000 और 2000, ये पैटर्न होगा। अच्छा अब रूल्स हमें क्या बोल रहा है, देखो अब थोड़ा सा रूल्स देखेंगे, यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है रूल्स, हाँ ये देखो, इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट वेयर शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, देखो ये प्रोराटा अलॉटमेंट ही हो रहा है ये क्वेश्चन, यहाँ पर शेयर भी प्रीमियम में इशू किया गया। द एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन will be first adjusted to capital account and then for securities premium, ठीक है, तो पहले securities premium में नहीं एडजस्ट होगा, पहले कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होगा। इसका मतलब है जो कंपनी ने एक्सेस रुपए ले रखे हैं 800, तो कंपनी मिस्टर समी को बोल रही होगी कि आप जब अलॉटमेंट का पैसा देंगे तो आपको कम देना पड़ेगा। कितना कम देना पड़ेगा बताओ, कितना कम देना पड़ेगा, जितना कंपनी एक्स्ट्रा ले रखी है, तो तुम लोग बताओ कि ओवरऑल मिस्टर समी 800 कम देना पड़ेगा। लेकिन हमारा अकाउंटिंग रूल्स ये बोल रहा है कि हम लोग नेट करके ये नहीं बोलेंगे कि 5000 में 800 कम देना पड़ेगा, यानी कितना देना पड़ेगा बताओ 4200। 4200 हम लोग ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते, हमें अकाउंट्स बोल रहे हैं ये हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते, बोल रहे हैं जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है उसको पहले कैपिटल में एडजस्ट करो, ठीक है। तो 3000 कैपिटल में 3000 मिलने वाला है, तो कैपिटल में 3000 माइनस 800 दिखाएंगे, तो कैपिटल का कितना बचेगा और कितना देना पड़ेगा 1200, 2200 नहीं 1200 हो रहा है, थी नहीं 2200 हो रहा है ना, 2200। मैम प्रीमियम पे करने पे 1200 आएगा। हाँ ये तो प्रीमियम पे करने पे आएगा, एक मिनट प्रीमियम का 1200 है, कैपिटल का एक चीज तो मैंने गलत लिखा, 1000 शेयर पे थोड़ी ना अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, ये यहाँ पर तो वही चीज गलत हो गया। कितने शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा बोलो, ये पॉइंट गलत लिख दिया ना, अलॉटमेंट 600, ये पूरा कैलकुलेशन तो 600 पे होगा, मैंने गलती से 1000 लिख दिया, तो ये कितना होगा 600 शेयर अलॉट होगा, तो अलॉटमेंट पे कितना देना पड़ेगा उनको 3000, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे 3000 में 800 नहीं देना पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा, ये तो नेट बात हो गया, ये हो गया 2200 देना पड़ेगा। लेकिन ऐसे नहीं होगा, हमें कैपिटल और सिक्योरिटी का पैसा अलग अलग कैलकुलेट करना है, तो हमें कैपिटल में कितना मिलेगा, कैपिटल टूवर्ड्स कैपिटल हमें कितना मिलने वाला है, थोड़ा सा ये शेयर का अमाउंट गलत लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा 1800 और ये हो गया 1200। रूल्स हमें ये बोल रहा है कि जो एक्स्ट्रा पैसा है उसका एडजस्टमेंट पहले कैपिटल के साथ करो, तो एक्स्ट्रा 800 है, कैपिटल के लिए कितना मिलेगा 1800, तो कैपिटल में कितना देना पड़ेगा उनको, अगर वो देते तो उनको कैपिटल में और कितना देना पड़ता 1800 माइनस 800, हाँ 1000, ठीक है। और सिक्योरिटीज का तो एडजस्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमारा रूल्स ये बोल रहा है कि अगर कैपिटल का पैसा पूरा करने के बाद बचता है तब सिक्योरिटीज में करो। सपोज यहाँ पर ये एक्स्ट्रा पैसा अगर 2000 रुपए होता तो कैपिटल का 1800 देने के बाद भी और बच जाता कितना 200, फिर 200 यहाँ से एडजस्ट हो जाता इस तरह से। तो पहले कैपिटल का पैसा एडजस्ट करो जो एक्स्ट्रा पैसा है उससे, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम का। ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, in case of pro rata allotment where shares are issued at premium, the excess money received on application will be first adjusted to capital account and then securities premium account। तो ये कैलकुलेशन होता, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा दिया ही नहीं और फाइनल कॉल का भी नहीं दिया। अब हमें बोला है एंट्री करने के लिए, तो अब देखो एंट्री क्या होगा, एंट्री तो सेम वैसे ही होगा। पहले हम लोग देखेंगे कि उनसे कितना पैसा मिलने वाला था, वो पूरा कैंसिल करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो कैपिटल में कितना शेयर जाएगा 600 या 1000, ये बताओ, जो अप्लाइड होता है या जो अलॉटेड होता है। कैपिटल में कितना दिखाते हैं, जो अलॉटेड होता है, ठीक है। अप्लाइड के अप्लाइड मतलब क्या, 1000 एप्लीकेशन डाला था लेकिन 100 ही तो अलॉटमेंट मिला, एक्स्ट्रा पैसा क्या होता है, या तो रिफंड कर दो या तो नेक्स्ट पैसे के साथ एडजस्ट कर दो, नेक्स्ट जो पैसा होगा। तो पूरा यहाँ पर जो अलॉटमेंट है उसी पे क्वेश्चन होता है। तो 600, ठीक है, तो 600 शेयर्स पे इनको कितना मिलने वाला था 10 रुपए करके, कैपिटल का पैसा दिखाना चाहिए यहाँ पर हमें 6000, ठीक है। अच्छा सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला क्वेश्चन है, बोलो प्रीमियम का पैसा मिला कि नहीं मिला, यहां से देख के बताओ प्रीमियम का पैसा मिला कि नहीं मिला। प्रीमियम अलॉटमेंट में था, नहीं मिला, नहीं मिला।
देखो कैसे नहीं मिला, यहाँ पर मिल सकता था, अगर एक्सेस अमाउंट इसको एडजस्ट करता तो मिल सकता था, लेकिन एक्सेस अमाउंट तो प्रीमियम तक पहुंचा ही नहीं, तो नहीं मिला। दिख रहा है क्लियरली, प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। नहीं मिला तो क्या करना है, अभी बताया था, नहीं मिला तो क्या करना है, नॉट रिसीव्ड, डेबिट कर देंगे। प्रीमियम पहले क्रेडिट हुआ था, प्रीमियम को डेबिट कर देंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 600 शेयर पे कितना प्रीमियम का पैसा डेबिट होगा, 2 रुपए करके था, 1200 डेबिट कर देंगे। अब लिखेंगे जितना मिला, तो 2 शेयर फॉर फीचर लिख देते हैं, जितना मिला। कितना पैसा मिला बोलो, टोटल कितना पैसा इनसे मिला है, मनी रिसिप्ट ओवरऑल कितना है ये बताओ, यहां से देख के सही से बताओ कितना मिला। 2000 2000 पूरा पैसा मिला है, 2000। फिर 600 मत कर दो, क्योंकि वो तो अलॉटमेंट है, उन्होंने तो एप्लीकेशन 1000 शेयर का किया था, और पैसा कितना मिला ये हम पूछ रहे हैं। तो पैसा मिला है 2000, ठीक है। और कितना नहीं मिला, तो हमें नहीं मिला 2 शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला बोलो, अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला। हाँ, वैसे तो दिख रहा है अलॉटमेंट में 3000 मिलने वाला था, लेकिन हम लोग ये नहीं बोलेंगे 3000 नहीं मिला, हमें 3000 में से कुछ तो मिला है। 2200 हाँ, तो ये 1000 और ये 1200 इतना नहीं मिला, 800 तो एडजस्ट हो जाएगा, तो 2200 मिला, ये दोनों का टोटल ये मिल गया, ठीक है। 1000 और 1200 कैसे, 1000 रुपए जो कैपिटल में एडजस्ट, 800 एडजस्ट होने के बाद बचा, और 1200, ये टोटल मिला के 2200 अलॉटमेंट का मिल गया। और फाइनल कॉल एक जो है वो पूरा नहीं मिला, फाइनल कॉल 5 रुपए का, 2 शेयर फाइनल कॉल, तो कितने पे होगा ये 5 रुपए, ऑब्वियसली एलोटेड शेयर पे होना चाहिए, 3000, ठीक है। देखो टोटल कितना हो रहा है, 20000, और यहाँ पर ये 20000 होगा क्या, ये 2000 होगा, अमाउंट गलत लिखा है मैंने, 7216 दोनों हो रहा है, तो हाँ 7200 7200। तो फिर से एक बार बताते हैं क्या करना है। अगर हमारा प्रोराटा, ये प्रोराटा हुआ क्यों, 1000 शेयर के लिए अप्लाइड किया, 600 शेयर का अलॉटमेंट मिला, ठीक है। लेकिन 400 शेयर पे जो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी को मिला था, वो कंपनी लौटाने के बदले अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करने वाली थी, लेकिन जिनके साथ एडजस्ट करने वाली थी मिस्टर समी, उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा उसके बाद दिया ही नहीं। लेकिन कंपनी के पास तो 800 रुपए उनका एक्स्ट्रा था, तो कंपनी ने अलॉटमेंट में वो एडजस्ट किया, ठीक है। लेकिन एडजस्ट करने का रूल से पहले टुवर्ड्स कैपिटल करो, फिर बचता है तो टुवर्ड्स सिक्योरिटीज करो। तो कैपिटल में एडजस्ट करने के बाद में पूरा नहीं हुआ, 1800 में सिर्फ 800 एडजस्ट हुआ, तो 1000 अभी भी बाकी है। तो अगर मिस्टर समी का केस देखा जाए तो उनसे 3000 मिलने वाला था अलॉटमेंट में, लेकिन अभी हम लोग दिखाएंगे कि उनसे 2200 नहीं मिला। क्यों, ऐसा क्यों दिखा रहा है, क्योंकि 800 हम लोग ऑलरेडी एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा जो लिए थे उसके साथ एडजस्ट हो चुका है, तो 2200 उनसे मिला है। लेकिन ये हमें अलग अलग सोच के रखना है ना, क्योंकि इस पे अगर हमें क्वेश्चन आए तो पता होना चाहिए। वैसे तो 2200 दिखा ही सकते हैं माइनस करके ना 3000 से 800, लेकिन रूल्स जो है कि पहले कैपिटल में एडजस्ट करो फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम। ऐसा क्यों करना पड़ेगा, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम एडजस्ट हो जाता तो यहाँ पर डेबिट नहीं होता, सिक्योरिटीज रिसीव नहीं हुआ तभी तो इसको डेबिट करना पड़ा। और फाइनल कॉल जो पैसा नहीं मिला उसको भी हम लोग यहाँ पर कैंसिल करके दिखा देंगे। अच्छा, ये हो गया फॉर फीचर। अब देखो री इशू, री इशू क्या होता है, री इशू का मतलब होता है जो शेयर कंपनी फॉरफिट कर रही है, कंपनी चाहे तो वो शेयर को फिर से इशू कर सकती है, इसको बोला जाता है री इशू। मतलब एक बार शेयर इशू हो गया उसको फिर से कंपनी री इशू करना चाहती है, तो इसको हम लोग बोलेंगे री इशू ऑफ शेयर्स। अब इसमें क्या रूल्स है, उसके लिए रूल्स तो हम बताएंगे कैसे होगा, पहले हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 14, सबसे पहले ये बताओ, कंपनी अगर शेयर इशू करेगी, चाहे वो इशू हो चाहे वो री इशू हो, तो कंपनी के पास क्या आएगा, कंपनी शेयर इशू क्यों करती है, ताकि उसे पैसा मिले। तो कंपनी शेयर अगर री इशू करे, कैश आएगा या बैंक जो भी हो, ठीक है। तो मिस्टर लॉन्ग हु was the holder of 2000 preference share of 100 each। अब यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर का बात आ गया, ये हम लोग फर्स्ट दिन ही किए थे कि अगर शेयर में इक्विटी की जगह प्रेफरेंस है तो हम लोग लैंग्वेज में प्रेफरेंस लिखेंगे, बाकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आएगा। 2000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए वाला, ऑन विच 75 पर शेयर हैज बीन कॉल्ड अप, लेकिन कॉल्ड अप कितना किया गया है 75। तो शेयर मिस्टर लॉन्ग, यहाँ पर हम लिखते हैं ये है मिस्टर लॉन्ग, ठीक है। इनके पास प्रेफरेंस शेयर है कितना सारा है, देखो इनके पास प्रेफरेंस शेयर है 2000,
कितना वाला, एट द रेट ऑफ 100, लेकिन कंपनी अभी कॉल्ड अप की है पूरा 100 नहीं, कंपनी ने कॉल्ड अप किया है 75। मतलब किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर से अगर कंपनी को पैसा मिलेगा तो एक शेयर पे 75 ही मिलेगा, क्योंकि बाकी तो कंपनी ने कॉल किया ही नहीं है, तो कोई क्यों दे। अच्छा, कुड नॉट पे हिज ड्यूज ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ईच एट 25। तो बोल रहे कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाए, जो कि 25 रुपए करके था हर एक कॉल, ठीक है। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन होता है, वो क्वेश्चन में बोले या ना बोले, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, ठीक है। ये भी 25 का था, ये भी 25 का था, तो एप्लीकेशन कितने का था बताओ, अगर टोटल कॉल 25 का ही होगा तभी तो 75 होगा, है ना। अच्छा, ये दे दिया, ये दोनों नहीं दे पाए। आगे क्या बोल रहे हैं देखो, द डायरेक्टर फॉरफिटेड द अबव शेयर्स, डायरेक्टर ने शेयर फॉरफिट कर दिया, एंड रीइश्यू 1500 ऑफ सच शेयर्स। अच्छा, ये कैंसिल कर दिया, इन्होंने क्या कर दिया, डायरेक्टर ने इतना शेयर कैंसिल कर दिया, फिर ये जो कैंसिल शेयर किया उसमें से 1500 कर दिया री इशू, ठीक है। 1500 कर दिया री इशू, कितने में किया, किसको किया, मिस्टर शॉर्ट को, कितने में, 65 पर शेयर। तो यहां पर लिखते हैं री इशू कर दिया मिस्टर शॉर्ट को, ठीक है। कितना सारा, 1500, कितना करके, एट द रेट ऑफ 65, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है देखो, 65 पर शेयर पेड अप एज 75, मतलब वो वाला शेयर जो कि 75 पेड अप होने वाला था उसको 65 में रीइश्यू कर दिया। एक चीज मुझे बताओ, जब कंपनी दोबारा इस शेयर को इशू की तो एक शेयर पे उनको प्रॉफिट हुआ कि लॉस। ये शेयर अगर मिस्टर लॉन्ग सही सही पैसा दे देते तो एक शेयर पे 75 रुपया मिलता, इसको फिर से रीइशू करने पे एक शेयर पे 65 रुपया मिल रहा है, तो बोलो रीइशू करने पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। नहीं समझ में आया, अगर मिस्टर लॉन्ग पैसा दे देते तो एक शेयर पे 75 रुपया मिलता। अभी कंपनी वही वाला शेयर रीइशू कर रही है, ठीक है, पूरा नहीं कर रही है, 2000 का 2000 शेयर रीइशू नहीं कर रही है, 1500 कर रही है, 500 रख रही है अपने पास, ठीक है, लेकिन एक शेयर पे 75 रुपए कंपनी को मिलता, अभी रीइशू करने पे एक शेयर पे 65 रुपए मिलेगा। पहले उन्होंने दाम लगाया था एक शेयर का, लॉस है, 75 मिलने वाला था, 100 का शेयर था, लेकिन कंपनी ने जितना डिमांड किया उतना ही तो मिलेगा, उससे ज्यादा तो कंपनी सोच नहीं सकती है। अगर वो 100 मांगती तो वो 100 के ऊपर कैलकुलेशन कर सकती थी, तो कंपनी को 75 रुपए मिलने वाला था एक एक शेयर पे, लेकिन वहां पर अभी कंपनी को 65 करके मिलेगा उसी शेयर पे, तो कंपनी का लॉस है। कितना लॉस है, 10 रुपए। 10 रुपए, ठीक है। अच्छा, हम लोग सबसे पहले कैंसिल का एंट्री करेंगे, पहले कैंसिल मतलब फॉर फीचर का एंट्री, जो अभी तक हम लोग कर रहे थे। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कर रहे थे वैसे हम लोग करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना शेयर कैंसिल हो रहा है बोलो, रीइशू 1500 हो रहा है वो अलग बात है, कैंसिल कितना हो रहा है 2000 शेयर्स, और उसमें कितना मिलने वाला था उतना नहीं मिलेगा, मतलब उतना से कैपिटल हम लोग क्रेडिट करते बट उतना पूरा ही कैंसिल करेंगे फिलहाल। 2000 इंटू कितना हो जाएगा, कॉल्ड अप है लो हमेशा, कितना होगा 2000 इंटू 75 75, 75, 2000 इंटू 75, तो ये कितना हो जाएगा 1,50,000। 1,50,000। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या मिलना चाहिए था, क्या मिला और क्या नहीं मिला। ये मिलना चाहिए था, कितना नहीं मिला और कितना मिला, जो मिला उसको हम लोग लिखेंगे टू शेयर। अब प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस लिख दो, टू प्रेफरेंस शेयर फॉर फीचर। 2000 शेयर पे कितना मिला, देखो यहाँ पर क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन 25 रुपए, एक एक शेयर पे 25 रुपए, तो इंटू 25 कर दो पता चल जाएगा कितना, 25 इंटू 2 50,000 मिला। और क्या नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, यहाँ तो प्रीमियम नहीं है तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं टू अलॉटमेंट और टू फर्स्ट कॉल। तो अलॉटमेंट का कितना नहीं मिला और फर्स्ट कॉल का कितना नहीं मिला बोलो, सब तो 25 करके था, 25 लिख देते, कितना हो जाएगा 50, ठीक है, टैली हो गया। 50 50 1 लाख और 50 1.5 लाख, ये हमारा फॉर फीचर का एंट्री हो गया। अब कंपनी शेयर रीइशू कर रही है, ठीक है, अब कंपनी ये शेयर कैंसिल कर दी, अब ये मिस्टर शॉर्ट को रीइशू कर रही है तो पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना शेयर रीइशू कर रही है उसी पे पैसा मिलेगा, बोलो कितना शेयर रीइशू कर रही है, क्या पूरा का पूरा शेयर रीइशू कर रही है, बोलो कितना शेयर रीइशू कर रही है, 1500। 1500 कितना करके कर रही है, 65। 65, तो 1500 पे 65 रुपया मिलेगा,
कितना मिलेगा बताओ? 97,500। 97,500। और एक एक शेयर रीइश्यू करने के चक्कर में हमारा कुछ लॉस है। कितना लॉस है? 10 रुपए। ठीक है, मतलब जो प्राइस था उससे भी कम में देना पड़ा तो लॉस है 10 रुपए। तो लॉस होने पे क्या होगा? लॉस होने पे डेबिट होगा, जो भी एंट्री होगा वो डेबिट होगा। तो कितना लॉस है? 1500 शेयर पे 10 रुपए का लॉस है, डेबिट होगा, इसीलिए हम इतना लिख रहे हैं इस तरह से 15,000। एंट्री क्या होगा? फॉरफिटेड, ये लिखना पड़ेगा, फॉरफिटेड शेयर डेबिट। फॉरफिटेड शेयर डेबिट, जैसे पैसा मिलने से फॉरफिटेड शेयर क्रेडिट, फॉरफिटेड शेयर डेबिट जब लॉस हो रहा है। ठीक है, टू क्या हो जाएगा? टू प्रेफरेंस, क्योंकि शेयर इशू करने से क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, कैपिटल में कितना जाना चाहिए? कितना जाएगा बोलो? 1500 इंटू कितना जाएगा? कैपिटल में कितना जाना चाहिए था? जितना मिलने वाला था एक्चुअली, जो इसका प्राइस था एक्चुअली कितना था? 1500 इंटू 75। 75। तो कितना हो जाएगा? 1,12,500। 1,12,500 का शेयर, जो शेयर कैपिटल में इतना पैसा लाने वाला था उसमें 97,500 आया और बाकी का लॉस हो गया। क्यों लॉस हुआ? क्योंकि हम लोगों ने कम में उसे बेच दिया, 10 रुपए कम में बेचा। ठीक है, अच्छा अब हमें एक चीज चेक करना पड़ता है यहाँ पर। अब थोड़ा सा रूल्स दिखा देते हैं, देखो क्या बोला है, ये देखो कैसे करना है। फॉरफीचर का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये देखो लॉस ऑन रीइश्यू, अगर रीइश्यू पे कोई लॉस है। और यहाँ पर देखो एक एंट्री है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, अगर प्रॉफिट होता है कुछ रीइश्यू पे। अब प्रॉफिट है कि नहीं हम लोग चेक करके देखते हैं। कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर एंट्री लिखेंगे, हम यहाँ पर वर्किंग नोट करके दिखाते हैं। फॉरफिटेड अमाउंट क्रेडिटेड पर शेयर। ठीक है, जब हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं तो कितना क्रेडिट हुआ एक एक शेयर पे? 25 रुपए करके। देखो फॉरफीचर का जब एंट्री क्रेडिट कर रहे हैं तो 50,000 शेयर हमें पैसा मिला, 50,000 रुपए हमें मिला कितने शेयर पे? 2,000 शेयर पे। तो एक एक शेयर पे कितना मिला? 25, क्योंकि एप्लीकेशन का 25 था, उसी पे तो हम लोगों ने एंट्री किया। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं फॉरफिटेड अमाउंट क्रेडिटेड पर शेयर कितना है? 25 रुपया। ठीक है, और लॉस कितना है? लॉस ऑन रीइश्यू, जो शेयर पे हम लोगों ने 25 रुपए लिए थे उस शेयर को रीइश्यू करते हुए हमारा लॉस कितना हुआ बताओ? जो शेयर हम लोगों ने, देखो पूरा कंडीशन क्या हुआ, हम लोग को लगा था एक शेयर का बताते 75 रुपया मिलेगा, लेकिन हम लोग को कितना मिला? 25 रुपया, बाकी पैसा नहीं मिला। हम लोगों ने इसी शेयर को फिर से रीइश्यू कर दिया 65 में, तो हमारा लॉस कितना हुआ? 10 रुपया। ठीक है, लॉस कितना हो गया? 10 रुपया। लॉस ऑन रीइश्यू हो गया 10 रुपया। अच्छा यहाँ पर इस तरह से दिखाते हैं, लॉस ऑन रीइश्यू हो गया 10 रुपया। ठीक है, अच्छा अब मुझे बोलो कि ये एक शेयर पे हमारा सरप्लस कितना जनरेट हुआ? सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा कितना मिला? क्योंकि देखो जो शेयर पे मैंने 25 ले रखा था उसी शेयर को फिर से 65 में रीइश्यू किया, तो अगर उसका कॉल्ड अप वैल्यू से चेक करो तो 10 रुपए का लॉस है। लेकिन ये शेयर जब दोबारा रीइश्यू किए तब उसमें हमारा कुछ सरप्लस भी तो जनरेट हुआ। कैसे? क्योंकि उसी शेयर पे मैंने 25 ले रखा था और उसी शेयर को 65 में रीइश्यू करते हुए मेरा 10 रुपए का लॉस हुआ, फिर भी मेरा अभी तक उसमें सरप्लस कितना बना? क्रेडिट कितना हो रहा है? कितना एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है ये बताओ? सरप्लस कितना बच रहा है? 15। ठीक है, सरप्लस कितना बच रहा है? 15। ऐसा क्यों हो रहा है देखो फिर से समझाते हैं। एक शेयर था, एक शेयर का ही समझो पहले। एक शेयर था जिसका वैल्यू था 75 रुपया। मान लो तुम लोग को मैंने एक शेयर दिया था 75 रुपया का, लेकिन तुम लोगों ने 75 की जगह मुझे 25 रुपया ही दिया। ठीक है, मिस्टर ए है, सपोज ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। हम एक शेयर से समझाते हैं। मिस्टर ए से 75 रुपया मिलेगा एक कंपनी को, ठीक है, कंपनी जिसने शेयर इशू किया था, लेकिन मिस्टर ए ने कंपनी को सिर्फ 25 रुपया दिया, बाकी पैसा नहीं दे रहा है। तो कंपनी बोल रही है ठीक है आपको और देना नहीं पड़ेगा, आपका शेयर कैंसिल कर देते हैं और ये 25 रुपये भी आपको वापस नहीं मिलेगा। फिर कंपनी इनसे वो शेयर जो है वो लेके अपने पास रख लिया और वही शेयर मिस्टर बी को दे दी 65 रुपए में। ठीक है, ये 75 वाला शेयर 65 रुपए में दे दी। तो जब अपने जो भी अपना मतलब शेयर होता है उसका प्राइस जब गिर जाता है 75 से 65 हो गया तो वो लॉस है। तो कंपनी ने अपना शेयर दोबारा कितने लॉस में दिया? 10 रुपए के लॉस में दिया। ठीक है, लेकिन ये वाले शेयर पे तो कंपनी ऑलरेडी 25 रुपया ले रखी है, ये वाले शेयर पे तो कंपनी ऑलरेडी 25 रुपया ले रखी है, तो लॉस 10 रुपए है। तो
ओवरऑल इसको अगर नेट कर देते हैं, लॉस को अगर यहाँ से एडजस्ट कर देते हैं, तो लॉस होने के बाद भी मेरा सरप्लस कितना बन रहा है? 15। उसी शेयर पे मेरे पास ऑलरेडी 15 रुपए बचा हुआ है, ठीक है। तो ये 15 रुपए को हम लोग क्या बोलेंगे? सरप्लस, ठीक है। ये ट्रांसफर कहाँ होगा? ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो इसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो कोई भी रिजर्व हमारा क्या होता है? लायबिलिटी होता है। रिजर्व मतलब प्रॉफिट का हिस्सा, क्योंकि हम लोग प्रॉफिटेबल सिचुएशन में ही है। 75 वाला शेयर 65 में दे रहे 10 रुपए का लॉस, वो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन 75 वाले शेयर पे तो 25 रुपया ले रखे ना, 75 वाले शेयर पे 25 रुपया ले रखे हैं। तो एक्चुअली उस शेयर का भाव तो 50 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको इशू कर रहे हैं कितना में? 65 में। मतलब यहाँ पर थोड़ा पॉइंट जो है ये घुमा के सोचा जाता है। एक चीज देखो, 75 वाला शेयर पे 25 रुपया ले रखे हैं, तो कितना हमारा नहीं मिला? 50। और उस शेयर को अगर 65 में हम लोग री इशू कर रहे हैं, तो वैसे अगर देखो तो कितना प्रॉफिट है, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? वही चीज को हम लोग फिर से री इशू कर रहे हैं, जहां पर मुझे 50 मिलने वाला था उसकी जगह मुझे कितना मिल रहा है? 65 नहीं मिल रहा है। एक बार सोचो, मेरा एक कुछ भी एक प्रोडक्ट है, मान लो 75 रुपया का, जिसपे मैंने 25 रुपया ले रखा है, 50 मिलने वाला था, लेकिन 50 नहीं मिला, और मैंने वो 50 रुपए जिससे लिया था उसको वापस नहीं दिया, सिमिलरली उसी प्रोडक्ट को 65 रुपए में किसी और को दे दिया, तो मुझे एक्स्ट्रा कितना मिला? बोलो। एक बार तो 50 मिल रखा है, ये भी 15 एक्स्ट्रा, मुझे 15 मिला। तो यहाँ पर ऐसे, लेकिन हमें इस तरह से नहीं सोचना है, हमें पहले ये देखना है कि रीइशू पे लॉस कितना है, क्योंकि रीइशू प्राइस क्या हम लोगों ने कम कर दिया? 75 का शेयर 65 में किया, हाँ, लॉस हुआ 10 रुपए का, क्योंकि मेरा जो मतलब जो प्राइस रेट था वो कम हो गया 10 रुपए से, लेकिन उसी पे हम लोग ऑलरेडी 25 रुपया ले रखे हैं, तो 15 रुपया मेरा एक्स्ट्रा हुआ, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा जो है हमें रिजर्व बना लेना है, ठीक है। तो रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये रूल्स है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो रिजर्व लायबिलिटी होता है टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्यों? रिजर्व मतलब प्रॉफिट का हिस्सा, लेकिन ये कोई सेल करके प्रॉफिट नहीं है, इसीलिए इसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व, ठीक है। कितना रिजर्व जनरेट हुआ? 15 रुपए करके जनरेट हुआ। कितने सारे शेयर पे जनरेट होगा? जितना शेयर हम लोगों ने रीइशू किया, 1500 पे जनरेट होगा, बाकी पे तो नहीं होगा, बाकी तो रीइशू किया ही नहीं। तो 1500 इंटू 15 कितना हो जाता है? 22,500। 22,500 का रिजर्व क्रिएट होगा। तो जब 22,500 का रिजर्व क्रिएट होगा, तो उतने का हमारा यहाँ पर जो पैसा जमा था, हम लोगों ने जितना फॉरफीचर करके दिखाया था 50,000, उतना से कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगा? उतना से हम लोग क्रेडिट अमाउंट कम करेंगे, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना से? 1500 इंटू 15, ठीक है। यहाँ पर 25 करके जो था वो उतना से कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22,500। ये अमाउंट जो है ये हमारा फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिट होके रीइशू होने के बाद इतना हमारा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो कैपिटल रिजर्व में चेक करने का रूल्स क्या है? पहले हम लोग देखेंगे कि जो रीइशू है वो लॉस में है कि प्रॉफिट में है। तो लॉस में है, और जब हम लोग कैंसिल किए थे, जिनसे पैसा वापस नहीं करते, उनसे कितना ले रखा था? उनसे 25 ले रखा था, और इसी चीज को कम प्राइस करके बेचने के चक्कर में 10 रुपए का लॉस हुआ, फिर भी हमारे पास 15 रुपए बच गए, ठीक है। फिर भी हमारे पास 15 रुपए बच गए, तो ये 15 रुपए जो है ये बेनिफिट है, ठीक है, ये बेनिफिट है। দিদি ওটা ফরফিটেড শেয়ারের পর কি লিখেছিলে? টু ক্যাপিটাল রিজার্ভ, রিজার্ভ লিখেছি এটা। ঠিক আছে। अच्छा, ये वाला देखो, ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each पेबल एज 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 3 रुपया, 5 पर शेयर इंक्लूडिंग 2s प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में 5 रुपया, एंड 4 पर शेयर ऑन कॉल। तो 30,000 इक्विटी शेयर इशू किया है, और जो पेमेंट का सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, इलास्ट्रेशन 15, ठीक है। एप्लीकेशन पे 5 रुपया, अलॉटमेंट पे 4 रुपया इंक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम, तो ये 2 हो जाएगा, ये प्रीमियम देखते हैं, वही लिखा हुआ था, ये देखो 2 एज प्रीमियम। अच्छा, एप्लीकेशन 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, अच्छा 3 ऑन एप्लीकेशन, उल्टा लिख दिया मैंने, 3 ऑन एप्लीकेशन 5 ऑन अलॉटमेंट, 2 प्रीमियम है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अच्छा, और कॉल में 4 रुपीज, कॉल में हो गया 4 रुपीज, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 3 8 और 4 12, ठीक है।
तो शेयर जो है वो 2 रुपए प्रीमियम और 10 रुपए इसका नॉर्मल वैल्यू है, पर वैल्यू है, ठीक है। मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वाज फुल्ली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम मिस्टर राम होल्डिंग 500 हु फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अच्छा, मिस्टर राम, हम यहाँ पर मिस्टर राम बना लेते हैं। मिस्टर राम जो है, इनके पास कितना सारा शेयर है? मिस्टर राम के पास है 500 शेयर, ठीक है, 500 शेयर्स है। इन्होंने क्या दिया? एप्लीकेशन तो सबको देना ही पड़ेगा। अलॉटमेंट जो है, देखो पढ़ के देखो क्या बोला है। मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वाज फुल्ली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम मिस्टर राम होल्डिंग 500 शेयर हु फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल। अच्छा, अलॉटमेंट का 5 रुपया नहीं दिया, कॉल का 4 रुपया नहीं दिया। अच्छा, आगे देखो है मिस्टर श्याम। मिस्टर श्याम, इनके पास कितना सारा शेयर है? मिस्टर श्याम के पास है 1000 शेयर जिन्होंने कॉल मनी नहीं दिया, ठीक है, 1000 शेयर है, इन्होंने कॉल मनी नहीं दिया, 1000 शेयर। एप्लीकेशन दिया, ठीक है, अलॉटमेंट दे दिया है, कॉल मनी नहीं दिया, यही बताया है, तो इन्होंने कॉल मनी नहीं दिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि ऑल दोस 1500 शेयर्स वेर फॉरफिटेड। पूरा का पूरा ये जो 1500 शेयर है ये कंपनी ने फॉरफिट कर दिया। तो इस ये शेयर और ये शेयर मिला के 1500 जो हो रहा है ये फॉरफिट हो जाएगा, तो फॉरफिट का एंट्री करेंगे हम लोग। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है? Who failed to pay call money, all those forfeited. अच्छा, of these shares 1250 shares including whole of Ram shares were subsequently reissued to Jadoo as fully paid up at discount of 2 per share. तो इसके बाद कंपनी ने 1250 शेयर रीइशू किया, इसमें से रीइशू किया कितना? 1250। लेकिन 1250 जो रीइशू किया उसका पैटर्न क्या था? उसका पैटर्न ये है कि राम का सारा शेयर रीइशू हुआ, यानी कितना? ये 500 शेयर पूरा रीइशू हुआ, और बाकी कितना फिर हुआ? ये राम का पोर्शन का पूरा रीइशू हुआ। तो श्याम का कितना रीइशू हुआ होगा? क्योंकि टोटल रीइशू तो 1250 है, अगर राम का 500 रीइशू हुआ है तो फिर श्याम से कितना रीइशू हुआ है? 1500 तो टोटल रीइशू नहीं हुआ है, तो कुछ कम ही होगा, तो माइनस करके 750, ठीक है। तो 750 जो है ये श्याम के पोर्शन से रीइशू हुआ है, ठीक है, श्याम के पोर्शन से रीइशू हुआ है। अब बोल रहा है कि जिसको रीइशू किया गया है उनको फुल्ली पेड अप एट ए डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर, उनको डिस्काउंट में दिया गया है, तो वो है जदू, ठीक है। इनको कितना दिया गया है? 1250 शेयर दिया गया है, ठीक है। और कितना करके दिया गया है? 2 रुपीज डिस्काउंट, एट द रेट ऑफ 2 रुपीज टू डिस्काउंट में इनको शेयर दिया गया है। तो हमें इसका एंट्री करने के लिए कहा गया है, तो क्या एंट्री करने के लिए बोला है देखते हैं। पास नेसेसरी एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ कंपनी टू रिकॉर्ड द फॉरफीचर। अच्छा, फॉरफीचर और रीइशू को रिकॉर्ड करने के लिए बोला है, तो चलो पहले फॉरफीचर रिकॉर्ड करते हैं। फॉरफीचर तो सिंपल है, क्या करना है हमें? कितना शेयर हमारा कैंसिल हो रहा है, पहले वो आइडेंटिफाई करो। हमारा टोटल शेयर कैंसिल हो रहा है 1500, ठीक है, 1500 कैंसिल हो रहा है, तो 1500 पे एंट्री करेंगे। तो पहले क्या एंट्री हो जाएगा? पहले एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बोलो 1500 पे कितना मिलने वाला था? जितना कॉल्ड अप अमाउंट होता है वो लगाना पड़ता है। बोलो कॉल्ड अप अमाउंट कितना है? पूरा ही तो कॉल्ड अप है, 3 एप्लीकेशन पे, 5 अलॉटमेंट पे और 4 कॉल पे, तो पूरा ही कॉल्ड अप है। 15,000 यानी 10 हो जाएगा, ठीक है, 15,000 ये मिलने वाला था ओवरऑल। अब क्या क्या प्रॉब्लम हुआ देखो, कुछ मिला कुछ नहीं मिला। अब प्रीमियम का क्वेश्चन है, हमें ये चेक करना है कि आप प्रीमियम का पैसा हमें मिला है, तो देखो कहीं मिला है कहीं नहीं मिला है, ठीक से देखो। यहाँ पर और भी तुम लोग को बताना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा और भी ट्रिकी कर दिया क्वेश्चन। एक जन से प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, एक जन से प्रीमियम का पैसा मिला है, क्योंकि श्याम ने अलॉटमेंट दिया, उसने कॉल नहीं दिया, और इसने अलॉटमेंट भी फेल किया। तो प्रीमियम का पैसा जिससे मिला है उसका कुछ मत करो, और जिससे नहीं मिला है उसका डेबिट करना है। तो बोलो कितना डेबिट होगा? राम से नहीं मिला प्रीमियम का पैसा, तो प्रीमियम कितना डेबिट होगा? 500 शेयर पे कितना होगा? 2 रुपए करके। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 500 शेयर पे 2 रुपए करके नहीं मिला, जो राम का पोर्शन है। देखो समझ में आया कि नहीं? क्योंकि राम का ये देखो ना, मैंने पूरा ड्रॉ किया इसीलिए पहले। राम से हमें प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, कितना नहीं मिला? एक एक शेयर पे प्रीमियम था 2 रुपया, इनके पास 500 शेयर था, नहीं मिला, इसको डेबिट करेंगे। जो मिल गया उसको तो कुछ नहीं करना है ना, देखो यहाँ पर लिखा था ना, जो मिल गया उसको कुछ मत करो।
अभी तक तो हम लोगों ने वही सीखा है, नो ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर मिल गया है तो उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसको ऐसे ही रख दो, तो उसको ऐसे ही रख दिया हम लोगों ने। अच्छा, अब हम लोग ये लिखेंगे कि कितना पैसा मिला है, कितना नहीं मिला। अब लिखेंगे टू शेयर फॉर फीचर, जितना मिला, ठीक है। और जो नहीं मिला उसको लिखेंगे, क्या क्या नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला, कॉल नहीं मिला, तो यहां पर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कॉल, ठीक है। तो कॉल का अगर देखो दोनों का ही नहीं मिला, तो कॉल 4 रुपए करके 1500 शेयर पे नहीं मिला, ये तो इजीली लिख सकते हैं। कॉल कितना नहीं मिला, 1500 शेयर पे 4 रुपए करके नहीं मिला, कितना नहीं मिला बोलो, दोनों ने ही कॉल मिस किया, दोनों का टोटल शेयर है 1500, 6000 6000 नहीं दिया। अलॉटमेंट का कैसे कैलकुलेशन करोगे, अलॉटमेंट का पैसा क्या 1500 शेयर पे नहीं मिला या फिर कितने पे नहीं मिला, यहां से देख के बताओ। 500 पे, 500 शेयर पे नहीं मिला, तो 500 इंटू कितना करना पड़ेगा, पूरा वैल्यू करना पड़ता है ना, प्रीमियम कैंसिल होता है तो पूरा वैल्यू 2500। करना। हाँ, 500 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500। अब कितना मिला वो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो जो मिला है उसका कैलकुलेशन कुछ हम लोग इस तरह से करेंगे, 500 शेयर पे कितना मिला, 500 इंटू 3, 1500। राम के केस में कितना होगा, 500 इंटू 3, 1500 मिला। श्याम का कैलकुलेट करेंगे, श्याम का शेयर था 1000, 1000 में हमें क्या क्या मिला, 1000 में हमें 3 रुपए मिला, और कितना मिला, 1000 में हमें 3 रुपया मिला, ठीक है। और कितना मिला, 1000 में हमें और कितना मिला बोलो, यहाँ पर कितना हो गया 1500, और यहाँ पर कितना हो गया 3000, टोटल हो गया 4500, 4500 हो गया। और अलॉटमेंट भी तो मिला है। हाँ, अलॉटमेंट मिला है, अलॉटमेंट में कितना मिला है, इसका तो 2 पार्ट है ना, 3 + 2। 3000। हाँ, अलॉटमेंट में हम लोग कितना दिखाएंगे यहाँ पर लेकिन पूरा पैसा नहीं लोगे, क्यों नहीं लोगे, जैसे देखो यहाँ पर जब कर रहे हो, यहाँ पर 5 रुपए ले रहे हो विथ प्रीमियम, क्यों, क्योंकि प्रीमियम कैंसिल हो रहा है। अगर प्रीमियम मेरा कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, तो प्रीमियम तो ऑलरेडी क्रेडिट हुआ है, जब बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है तो प्रीमियम का पैसा भी वहां टोटल दिखा है। 7500। हाँ, तो यहाँ पर टोटल 7500 होगा, तो यहाँ पर इंटू कितना करना पड़ेगा बोलो, 3 इंटू 3, तो ये 6000 और ये 1500 कितना हो जाएगा 7500। 7500। तो रूल्स क्या हुआ, रूल्स देखो यहाँ पर हम फिर से एक बार लिखवा देते हैं, ये देखो फॉरफीचर के टाइम पे क्या होगा, फॉरफीचर के टाइम पे अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो डेबिट करेंगे प्रीमियम को, और अगर हुआ है तो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर प्रीमियम रिसीव हुआ है, जब हम लोग अलॉटमेंट का एंट्री दिखाएंगे, जब हम लोग फॉरफीचर का एंट्री दिखाएंगे कि कितना पैसा मिला, कितना पैसा मिला, जब हम लोग वो दिखाएंगे और प्रीमियम हमें ऑलरेडी रिसीव्ड है, तो सिर्फ कैपिटल का एंट्री दिखेगा, जो कि मिस्टर श्याम के केस में हुआ। मिस्टर श्याम के केस में हमें 3 और 5 वैसे तो 8 रुपए मिले हैं, लेकिन प्रीमियम का पैसा तो अलग ट्रीट होता है, तो प्रीमियम का पैसा ऑलरेडी रिसीव्ड है तो कैपिटल का ही दिखाएंगे। अगर प्रीमियम का पैसा रिसीव है, जैसे मैंने कहा, उसको कुछ नहीं करना है, मतलब 2 रुपए का कुछ ट्रीटमेंट करो ही मत। जब तुम लोग फॉरफीचर का एंट्री डालोगे तो 2 रुपए का कुछ भी ट्रीटमेंट मत करना, तो सिर्फ 3 रुपए का काम देखो। और अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो उसको सिंपली क्या कर देना है, डेबिट कर देना है, ठीक है। डेबिट करोगे तो यहाँ पर भी उसको दिखाना पड़ेगा। देखो, जब पैसा नहीं मिल रहा है तो प्रीमियम का ट्रीटमेंट 2 जगह होगा, एक तो यहाँ डेबिट करके दिखाएंगे, एक यहाँ पर भी दिखाएंगे। यहाँ पर 3 + 2 दिखाया, यहाँ पर भी प्रीमियम दिखाया, लेकिन जब रिसीव हो रहा है प्रीमियम कहीं पर नहीं दिखाना है, जो कि मिस्टर श्याम वाले केस में हुआ, ठीक है। ये फॉरफीचर का एंट्री हो गया। अब हम लोग करेंगे री इशू का एंट्री, तो री इशू करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, री इशू करने पे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। कितना शेयर री इशू हुआ, 1500, आई थिंक 1500 नहीं 1250, अच्छा 1250 शेयर री इशू हुआ, 1250 शेयर री इशू हुआ, कितना करके हुआ, यहाँ पर बताया है कितना करके, 2 रुपए डिस्काउंट में हुआ है, अच्छा, और 8 रुपए नहीं 2 रुपए डिस्काउंट, शेयर कितने का 10 था, ये 10 तो 10 होगा, ये तो प्रीमियम का था ना, तो 2 रुपए डिस्काउंट यानी कितने में हुआ है, 10 रुपए में हुआ है, तो 1250, और ये नहीं सॉरी मैम 8 होगा, 8 ही तो होगा, हाँ इशू प्राइस से ना, डिस्काउंट मतलब किस हिसाब से होता है, वो प्रीमियम पे थोड़ी होगा, जो शेयर का ओरिजिनल प्राइस है, नॉमिनल वैल्यू पे जितना कम प्राइस होता है वही डिस्काउंट होता है, तो 2 रुपए डिस्काउंट है तो वो 8 रुपए में होगा, ठीक है। तो 8 रुपए में इशू हुआ है, तो 8 रुपए करके इंटू करो, कितना होता है
10,000। 10,000, ठीक है, ये डिस्काउंटेड प्राइस है। लेकिन कैपिटल हमेशा किस में आता है? कैपिटल तो हमेशा अपना जो नॉमिनल वैल्यू उसको दिखाता है। नॉमिनल वैल्यू तो शेयर का 10 रुपया है, तो 12,500, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है? अगर कुछ लॉस हुआ है री इशू करते हुए, बोलो री इशू करने पे कोई लॉस हुआ है क्या, बताओ? यस मैम, 2 रुपया। 2 रुपीज, जितना हम लोग डिस्काउंट दिए वही तो हमारा लॉस है। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, देखो 2 रुपीज का लॉस हुआ है। 1250 शेयर, 10 रुपए वाला 8 रुपए में रीइशू हुआ है, तो 2 रुपए का लॉस हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 2500, ठीक है, 2500 का लॉस हुआ है। अब हमें चेक करना है कि हमारा कोई कैपिटल रिजर्व जनरेट हो रहा है कि नहीं। तो देखो हम लोग कैसे चेक करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे कि हाँ, ठीक है, पहले हम लोग लिखेंगे फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर। यहाँ पर लेकिन हमें दो तरह से करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि दोनों का अलग अलग क्वांटिटी का शेयर जो है वो फॉरफिट हुआ है, सॉरी वो रीइशू हुआ है। तो फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर राम और श्याम, ठीक है। तो राम का कितना होगा? राम का अमाउंट ऑफ फॉरफिचर कितना है? ये देखो अमाउंट ऑफ फॉरफिचर राम का कितना है? एक शेयर पे 3, और श्याम का कितना है? 6, है ना। ये देखो ना, यहाँ पर फॉरफिचर में जब हम लोग 7,500 लिखे हैं तो 500 शेयर के लिए लिखे हैं और 1000 शेयर के लिए। 1000 शेयर पे 6 रुपया, 500 शेयर पे 3 रुपया। जब फॉरफिट हुआ तो हमें 500 शेयर पे कितना मिल रखा है? 500 शेयर पे 3, जो कि राम का है, और 1000 शेयर जो कि श्याम का है, उस पे हमें 6 रुपए मिल रखा है। तो हम लोग लिखेंगे अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर। ये ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। अब लॉस ऑन रीइशू, बोलो लॉस कितना हुआ है? अभी अभी देखा हम लोगों ने, 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में गया, लॉस कितना है? 2 रुपया करके। उसके बाद भी कुछ सरप्लस बच रहा है, दोनों केस में ही बच रहा है, लेकिन अलग अलग अमाउंट। इस पे कितना? 1, और इस पे कितना? 4, ठीक है। तो कितना कैपिटल रिजर्व होगा? अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो रिजर्व उतना ही जनरेट होगा जितना शेयर फिर से रीइशू हो रहा है। तो राम का सारा शेयर रीइशू हो रहा है, तो 500 इंटू 1 500, और जो श्याम है उसका कितना शेयर रीइशू हो रहा है? 750, ठीक है, उसका 750 शेयर रीइशू हो रहा है। तो 750 शेयर पे कितना प्रॉफिट जनरेट होगा? 4 रुपए करके। तो कितना होगा? 3000। तो 3500। रिजर्व किस पे जनरेट होता है? जो शेयर हमारा रीइशू होता है। रिजर्व हमेशा रीइशू शेयर पे जनरेट होगा, ठीक है। तो रीइशू अलग अलग क्वांटिटी में था, और यहाँ पर अलग अलग क्वांटिटी का अमाउंट फॉरफिचर में गया था, क्योंकि इस पे 3 मिला था सिर्फ एप्लीकेशन, इसमें अलॉटमेंट भी मिला था, इसीलिए 6 हुआ था। तो दोनों का सरप्लस जो है वो अलग हो रहा है। तो ओवरऑल 3500। तो एंट्री क्या होगा? एंट्री हो जाएगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3500, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमें एक बैलेंस शीट भी बनाने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो तो तुम लोग को मैंने बोला था एक बार देखने के लिए। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक बार देखना। हम यहाँ से एक बार बता देते हैं कि बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है उस हिसाब से सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसको थोड़ा याद करना पड़ेगा तुम लोगों को। उसके बाद आता है शेयर होल्डर्स फंड, तो उसमें आएगा, देखो शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, उसमें एक एक पॉइंट बताया हुआ है कौन सा आएगा। तो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, तो शेयर कैपिटल में कितना आएगा? ये देखो नोट्स टू अकाउंट्स, हमें जैसे वर्किंग नोट होता है ना, वैसे हमें नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ता है। वहां पर हम लोग ये दिखाएंगे कि शेयर कैपिटल का कितना पैसा आया। तो देखो कैसे कैलकुलेशन होगा, शेयर कैपिटल का कितना पैसा आया। ये देखो यहाँ पर इशूड शेयर कैपिटल कितना था, यहाँ से देख के हम बता सकते हैं। ये देखो 30,000 शेयर कैपिटल इशूड हुआ था, तो इनको लगा था कितना मिलेगा? 30,000 इंटू 10, 3 लाख। लेकिन सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप जब हुआ तब कैसे हुआ? 30,000 शेयर्स में पहले
फॉरफिट हो गया कितना 1500 शेयर, फिर से रीइश्यू हो गया कितना 1250, तो टोटल कितने शेयर पे पैसा आया होगा 30,000 माइनस 1500 प्लस 1250, तो कितना होता है 29,750 शेयर्स पे पैसा मिला होगा, कितना करके 10 रुपीज करके, ठीक है, ये मिला। अच्छा, ये हो गया हमारा जो सब्सक्राइब्ड और कॉल्ड अप कैपिटल का अमाउंट है। अब ये एड फॉरफिटेड शेयर 1500 कहां से किया है वो भी हम दिखा देते हैं, ये देखो ये देखो 1500 शेयर फॉरफिटेड, ये देखो 2 शेयर फॉरफिचर कितना है 7500 क्रेडिट, फिर देखो 2500 डेबिट, तो 7500 क्रेडिट 2500 डेबिट, ठीक है, और यहाँ पर फिर से 3500 डेबिट, तो बोलो नेट अमाउंट कितना होगा, दो डेबिट अमाउंट है दोनों को ऐड करो 3500 6000 और माइनस 7500, तो कितना हो जाएगा 1500, 8500 कैसे हो रहा है 1500 हो रहा है ना, 2500 और 3500, तो ये 1500 डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट, क्रेडिट हो रहा है क्योंकि 7500 तो ज्यादा है ना, क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब फॉरफीचर में 1500 हमें मिल रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ये देखो ऐड किया है, तो कैपिटल में कितना पैसा जाएगा 2,99,000, 2,97,500 तो ओवरऑल मिला, जिन्होंने कुछ गड़बड़ नहीं किया बाकी लोगों से इतना मिला, ठीक है, और जो फॉरफिट किया था हम लोगों ने, फॉरफिट पे तो वैसे हमें मिलने वाला था कितना, हम लोगों को हमारे पास फॉरफीचर करने पे रह गया था 7500, लेकिन उसमें से हम लोगों ने अपना लॉस ऑन रीइश्यू राइट ऑफ कर दिया, इसी वजह से हमारे पास कम बचा, ठीक है, कितना बचा 1500 बचा, तो ये 2,99,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम का कैसे कैलकुलेशन होगा, देखो 30,000 शेयर पे 2 रुपए करके प्रीमियम का कितना मिलना चाहिए 60,000, ठीक है, और किससे प्रीमियम नहीं मिला, सिर्फ एक ही जन था जिनसे प्रीमियम नहीं मिला, ये देखो इससे राम से 500 शेयर पे प्रीमियम नहीं मिला, बाकी सबने प्रीमियम दिया है ना, तो 500 शेयर पे 2 रुपए का प्रीमियम नहीं मिला, बाकी तो जिसका फॉरफिट हुआ था श्याम का उसने भी प्रीमियम दिया, तो 1000 रुपए का प्रीमियम नहीं मिला, तो कितना प्रीमियम मिला 59,000, ठीक है, प्रीमियम तो रिजर्व सरप्लस के हेड में जाएगा, रिजर्व सरप्लस के हेड में प्रीमियम आएगा, प्रीमियम आता है, कैपिटल रिजर्व आता है और जनरल रिजर्व आता है, हर तरह का रिजर्व आता है, ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व 3,500, ये कहां से मिलेगा, ये देखो कैपिटल रिजर्व यहाँ पर तुम लोग को मिलेगा 3,500 क्रिएट हुआ है, तो ये ऐड होके 62,500, ये हमें वर्किंग नोट बनाना है, फिर इसको हम लोग को यहाँ पर पोस्ट कर देना, ये देखो यहाँ पर शेयर कैपिटल कितना बना, ये जो एडजस्ट करके आया 2,99,000, रिजर्व सरप्लस में 2 रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व 62,500, टोटल इतना हो गया। करंट एसेट में कैश आएगा, कैश कितना मिला 3,61,500, कैसे, ये देखो यहाँ पर चेक करने से पता चलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट करके अगर चेक करोगे जहां जहां बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, ये देखो एक तो 10,000 यहाँ पर हुआ है और तो कुछ नहीं दिख रहा है, 10,000 एक तो हमारा जो रीइश्यू करके हुआ है, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2,97,500 हम लोग को मिला है, तो ये दोनों टोटल करके होगा, ये देखो बैंक अकाउंट, मतलब बैंक अकाउंट का डेटा कैसे मिल रहा है, ये वाला पूरा ही यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि कैपिटल का पैसा हमें मिला और सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा मिला और रिजर्व का पैसा मिला, तो टोटल इतना ही होगा, और बाकी देखो यहाँ पर हम लोगों ने पूरा एंट्री नहीं किया, तब पूरा एंट्री करना था 30,000 से, तब हम लोग को बैंक का डिटेल्स जो है वो डायरेक्टली मिलता, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग ये वाला लिख के क्लोज कर सकते हैं क्योंकि बैंक का डिटेल्स हमारे पास पूरा नहीं है ना, ये देखो सिर्फ एक ही बैंक का डिटेल्स है 10,000, ठीक है, बाकी तो कुछ भी बैंक का डिटेल्स नहीं है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो बैंक का डिटेल्स इन्होंने कैसे निकाला होगा, यहाँ पर तो बताया ही है कितना शेयर इशू हुआ है 30,000, उसमें से तो इतना पैसा मिल ही गया है ना हम लोगों को, ये वाला 2,97,500 प्लस 1,500 2,99,000, प्रीमियम का 59,000 मिला, कैपिटल रिजर्व में 3,500 ट्रांसफर हुआ, तो टोटल करके कितना 3,61,500 का ही हमें एसेट मिला है, करंट एसेट मतलब बैंक बैलेंस जमा हुआ है, ठीक है, तो ये बैलेंस शीट जो है इसके लिए तुम लोग को क्या करना है, इसके प्रीवियस वाला जो यूनिट है वहां पर तुम लोग को फॉर्मेट मिलेगा, उसको एक बार देखना है, ठीक है, कैसे करके फॉर्मेट बनाया हुआ, उसी फॉर्मेट में हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। अभी अगर बैलेंस शीट जिन लोग को समझ में आ रहा है ठीक है, जिन लोग को नहीं समझ में आया नेक्स्ट क्लास में हम एक बार बैलेंस शीट फिर से बता देंगे कि कैसे करके होगा, ठीक है, बैलेंस शीट कैसे करके रिप्रेजेंट करना है उसका हम तुम लोग को समझा देंगे कि कैसे करके करना है, एक बार तुम लोग को देखना है जो सीक्वेंस है, नहीं देख मतलब उसको याद ही करना है, अगर नहीं देखोगे तो नहीं कर पाओगे। अच्छा, और ये 2 क्वेश्चन है, इसको तुम लोग देख सकते हो, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे, 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद डिवेंचर करेंगे, तो आज इतना ही करते हैं।